ये आज के पूरे दिन की सबसे अजीब बात थी। प्रतीक, जिसको तनीषा से नफरत थी, वो तनीषा से सबके सामने माफी मांग रहा था। तनीषा को ऐसी चीजों की आदत थी, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ था कि मुसीबत इतनी जल्दी उसका पीछा छोड़े। तनीषा को ये सब अजीब लग रहा था, पर फिर भी उसने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचने की कोशिश की। तनीषा शिखर एंटरटेनमेंट के ऑफिस गई, जहाँ नेहा उसका इंतजार कर रही थी। फिर तनीषा नेहा के कैबिन के अंदर गई, जहाँ नेहा काम में बिजी थी। नेहा मैम, तनीषा ने दरवाजे के पास से कहा। हाँ तनीषा, अंदर आ जाओ, नेहा ने कहा, और तनीषा अंदर आ गई। देखो तनीषा, मुझे नहीं पता है कि तुमने क्या किया है और कैसे किया है, पर प्रतीक मान कैसे गया, इस सब के बारे में तुम्हें पता है कुछ? नेहा ने तनीषा से पूछा। मैं सुबह से, तनीषा इससे पहले कुछ कह सके। नेहा ने फिर से कहा, हाँ मुझे पता है, रेसिंग में थी, लेकिन तुम तो गाड़ी भी नहीं चुना चाहती थी पहले, और अब रेस, ये कैसे हो गया? नेहा ने तनीषा से कहा। प्रिया ने तनीषा की तरफ देखा। उसे आज भी वो दिन याद था जब तनीषा ने गाड़ी की वजह से उसे मारने की कोशिश की थी। तनीषा ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ वो बस ऐसे ही। देखो, आज जो भी प्रतीक ने किया, उसके बाद बस एक चीज ने लोगों का ध्यान अगर भटकाया था तो वो था तुम्हारा रेसिंग वीडियो, और बाद में तो प्रतीक ने माफी मांग ही ली। नेहा ने कहा, अच्छी बात है ये कि सबको पता है कि प्रतीक ने आखिरी बार क्या किया था, तो इस बार भी हम काफी हद तक बच गए हैं। पर तनीषा, तुम्हें ध्यान रखना होगा आगे से, तुम्हारी इमेज बहुत नाजुक है, अभी कुछ भी गड़बड़ होगी लोग तुम पर टूट पड़ेंगे। बिल्कुल, तनीषा ने सोचते हुए कहा। तुम्हारा कल एक इंटरव्यू है, बहुत जल्द लेजेंड का ट्रेलर रिलीज होने वाला है, और आज की वजह से साहिल सर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखवाया है जिसमें तुम्हें जाना होगा। मैं भी वहां रहूंगी, लेकिन तुम मेल एक्टर से थोड़ा दूर रहना, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कोई अब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का फायदा उठाए। तुमसे हाल फिलहाल के बारे में बहुत से सवाल किए जाएंगे, तो तुम्हें ध्यान रखना होगा कि तुम क्या कह रही हो और क्या नहीं। तनीषा ने नेहा से कहा। ठीक है, आप उसकी फिक्र मत करो, तनीषा ने मुस्कुराते हुए कहा, और तनीषा वहां से बाहर निकल आई और पार्किंग की तरफ बढ़ ही रही थी कि तभी उसे अचानक से जैसे कोई बहुत जोर की आवाज आई, लेकिन आसपास कोई भी नहीं था। तनीषा ने अपनी आंखें बंद की और कान बंद कर दिए। उसे अजीब सी आवाज सुनाई दे रही थी और कुछ लोग दिखाई दे रहे थे। तभी इन सब के बीच एक धीमी सी आवाज तनीषा को सुनाई दी, सच्चाई सामने आएगी। तनीषा को चीखों के बीच ये अजीब सी आवाज पता नहीं क्यों काफी अट्रैक्ट करने वाली लग रही थी, जैसे उसने पहले भी सुना हो। उन चीखों की वजह से तनीषा के सर में अचानक से दर्द हो गया था, और फिर वो वहीं सीढ़ियों पर बैठ गई। उस धीमी सी आवाज ने तनीषा से कहा, तुम बदल रही हो, तुम बदल रही हो। तनीषा को वो आवाज काफी दूर से सुनाई दे रही हो, लेकिन तनीषा ने किसी तरह खुद को संभाला, और थोड़ी देर बाद सब कुछ अचानक से शांत हो गया था। पर फिर उसको सर में तेज दर्द अभी भी हो रहा था। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था, और तनीषा को कोई अंदाजा नहीं था कि उसके साथ अचानक से अभी अभी क्या हुआ था। तनीषा ने खुद को किसी तरह उठाया और गाड़ी की तरफ बढ़ गई। तभी फिर से तनीषा को किसी की आहट सुनाई दी, और तनीषा गाड़ी के अंदर बैठी ही थी कि तभी उसकी खिड़की पर किसी ने नॉक किया। भाभी, आप ठीक हो? तनीषा को समीर की आवाज सुनाई दी। तनीषा ने समीर की तरफ देखा और हैरान रह गई। वो पसीने से तरबतर थी। तनीषा ने समीर के लिए दरवाजा खोला। तभी समीर ने पूछा, भाभी आपको क्या हुआ? कुछ नहीं, क्या तुम मेरी गाड़ी चला सकते हो? तनीषा को समझ नहीं आया कि अभी अभी उसके साथ क्या हुआ था। उसे लगा जैसे भी उसके अंदर जितनी ताकत थी सब उस धीमी सी आवाज ने सोख ली हो, जिसे सोचकर भी तनीषा को अजीब लग रहा था, पर ऐसा ही कुछ था। समीर ने गाड़ी देखकर पहले ही मना करने का सोचा, पर फिर तनीषा की हालत उसे इतनी अजीब लगी कि उसके जहन से एक ख्याल भी चला गया था कि वो किस तरह की गाड़ी में था। समीर ड्राइविंग सीट पर बैठा था, पर तनीषा पैसेंजर सीट में आराम कर रही थी। बादल ने उसे वैसे भी कहा तो था कि वो बदल रही थी, लेकिन क्या ये सच था? और अगर था तो उसे अजीब सी आवाजें क्यों सुनाई दे रही थी? समीर ने तनीषा से कहा, भाभी सच बताइए, आप ठीक तो हो ना? हाँ, पर समीर तुम मुझे एक बात बताओगे? तनीषा ने समीर से कहा। समीर ने कहा, हाँ पूछिए ना। ऐसा कभी हुआ है कि किसी सुपर ह्यूमन को कोई आवाज सुनाई दे, मतलब सबसे कम कैटेगरी के सुपर ह्यूमन के साथ? तनीषा ने समीर से पूछा। समीर को ये सुनकर थोड़ा सा अजीब लगा और उसने पूछा, क्यों? बस ऐसे ही, मैंने पढ़ा था कहीं, इसलिए। तनीषा ने समीर से कहा। वो बिना बात जाने समीर को कुछ भी नहीं बता सकती थी। नहीं, ऐसा कुछ तो मैंने नहीं सुना कभी, लेकिन ये भी डिपेंड करता है कि किस तरह की आवाजें सुनने को मिल रही हैं, समीर ने गाड़ी चलाते हुए कहा। तनीषा ने सोचा कि वो अब समीर से कुछ ना कहे तो ठीक होगा। उसे पता था कि इस चीज के पीछे का राज उसे खुद ही ढूंढना होगा। वैसे भाभी, मैंने आपकी रेस देखी, आपने संध्या को हराया, वो भी 3 बार। आप खुद की टीम क्यों नहीं बना रही? आपको तो देश की सबसे बड़ी रेसिंग टीम में रेसर होना चाहिए, कितना फायदा होगा आपका। समीर ने खुश होते हुए कहा। नहीं, अभी मेरे लिए ये टीम खड़ी करना जरूरी है, समीर ने कहा। उसका ध्यान समीर की बातों में बिल्कुल भी नहीं था। वो बस उस अजीब सी आवाज के बारे में सोच रही थी। तनीषा को लग रहा था जैसे वो ये आवाज पहले भी कभी सुन चुकी हो, पर कहाँ, उसे नहीं पता था। वहीं राज घर में बैठा बैठा आज हुई हर एक चीज के बारे में सोच रहा था।
उसे लगा नहीं था कि वो प्रतीक की एक याद उसके दिमाग से हटा पाएगा, लेकिन ये हो गया था। क्या इसका मतलब ये था कि उसकी शक्तियाँ वापस आ रही हैं? वो ठीक हो रहा था? राज ने अपने हाथों को देखा और फिर मुस्कुराया। उसकी आंखें फिर से लाल हो गई थी और उसके हाथों पर एक मार्क उभर कर आ रहा था, किसी रिंग की तरह। उसकी उंगली में वो मार्क आ गया था, लेकिन फिर राज ने खुद की आंखें बंद की और डर सा गया। उसने सोचा, मुझे खुद को शांत रखना होगा। इस मार्क का वापस आना मतलब तनीषा। मैं जितना खुद को शांत रखूंगा उतना मेरे अंदर की ये बीमारी शांत रहेगी, राज ने खुद से कहा। तभी उसने गाड़ी की आवाज सुनी। उसने खिड़की की तरफ देखा और मुस्कुराया। तनीषा बिल्कुल ठीक लग रही थी और उसके अंदर उसे कोई भी बदलाव नहीं दिख रहा था। बस कुछ वक्त और फिर वो तनीषा की सारी शक्तियां खत्म कर देगा, या उसे करनी पड़ेंगी, इससे पहले कि वो पूरी तरह से बदल जाए, राज ने सोचा और अंदर चला गया। तनीषा घर के अंदर आई तो राज वहीं खड़ा था। तनीषा उसे देखकर मुस्कुराई और सोचने लगी कि आखिर आज अगर ये सब ठीक नहीं हुआ होता तो क्या वो राज से आंखें मिला पाती। राज जो उसके सामने खड़े मुस्कुरा रहा था, न जाने कैसे वो उसे मिला था और दोनों कब से ऐसे एक साथ रहने लगे थे। पर तनीषा इतना जानती थी कि अंश के बाद उसे कभी नहीं लगा था कि वो किसी पर या फिर प्यार पर दोबारा भरोसा कर पाएगी। राज की तरफ देखते हुए उसे याद आया कि उस दिन जब वो इस देश से बाहर थी और अंश से पहली बार मिली थी, आज से ठीक 5 साल पहले। न जाने अंश को कहाँ से पता चला था कि तनीषा कहाँ काम कर रही थी। उस वक्त भले ही तनीषा रेसिंग इंडस्ट्री में पैसे कमा रही थी, लेकिन उसी वक्त तनीषा को कुछ और जॉब्स भी करनी पड़ती थी, क्योंकि उसे शेल्टर और अपनी बहन का ध्यान भी रखना था। एक कैफे में तनीषा वेट्रेस थी। जब तनीषा ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में उस जगह की पिक्चर डाली थी, काम करते करते उसे कुछ ध्यान ही नहीं था जब उसके कानों में एक आवाज में पड़ी थी, हेलो। तनीषा मुड़ी और वहाँ खड़े अंश को देखा। तनीषा ने खुद को रोका कि वो किसी भी तरह खुद की मुस्कुराहट को कंट्रोल कर सके, पर वो नहीं कर पाती। आखिर में उसने अंश से मुस्कुराते हुए उससे ऑर्डर लिया और बाद में आकर उसके हाथ में उसका ऑर्डर दिया। अंश को उसने इससे पहले भी बहुत बार देखा था। जब वो हर बार आता था तो बस तनीषा को ही देखता था और चला जाता था, जैसे वो कुछ कहना चाहता हो लेकिन कभी कुछ कहता नहीं था। तनीषा ने सोचा कि वो खुद जाकर अंश से बात करेगी। तनीषा उसे कॉफी देकर अपने लिए भी कॉफी ले आई और एक ब्रेक लेने की बात कर अंश के साथ उसके पास वाली चेयर पर जाकर बैठ गई। ये देखकर अंश थोड़ा सा चौंक गया और उसका चेहरा टमाटर जैसे लाल हो जाते गया। मैं जानती हूँ तुम्हें, तो फिर तुम्हें बात करने में क्या परेशानी है? बताओ मुझे क्या बात है? तनीषा ने ध्यान से उसे देखते हुए पूछा। अंश को समझ नहीं आता कि वो क्या कहे, इसीलिए वो चुप रहा और न जाने उसे इतनी शर्म क्यों आ रही थी, जिसे देख तनीषा को भी अब हंसी आने लगी थी। तुम्हें मिलने के लिए कॉफी के बहाने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है तुम्हें कॉफी पसंद भी नहीं है। तनीषा ने अंश की तरफ मुस्कुराते हुए देखा और कहा। अंश उसे देखकर चौंक गया था। अंश और तनीषा पहले हाई स्कूल में साथ थे, लेकिन ये बात कभी अंश ने उसे बताई नहीं थी। तनीषा ने अंश के हाथ से उसका फोन लिया और तुरंत उसके फोन में अपना नंबर सेव कर दिया था और कहा, अगली बार कैफे नहीं, बाहर मिलते हैं, जहाँ तुम चाहो। तनीषा जी, राज की आवाज से तनीषा का ध्यान टूटा। राज ने उसकी तरफ ऐसे देखा जैसे उसने तनीषा के दिमाग में चल रहे ख्यालों को पढ़ लिया हो। राज ने तनीषा को ध्यान से देखा, जैसे उससे कह रहा हो कि पुरानी बातों के बारे में तनीषा ज्यादा न सोचे, पर वो ये कैसे जान सकता था कि तनीषा के दिमाग में क्या चल रहा था। राज जी, आपने दवाइयाँ ली थी? तनीषा ने राज से पूछा। हाँ बिल्कुल, आप ठीक हो ना? राज ने तनीषा से पूछा। हाँ, बस पूरे दिन में कुछ कुछ हुआ था तो थोड़ा परेशान थी मैं। तनीषा ने राज से कहा। कोई बात नहीं, आप फ्रेश हो जाओ, हम फिर बात करते हैं, राज ने मुस्कुराते हुए तनीषा से कहा। तनीषा ने हाँ में सर हिलाया और फिर अंदर चली गई। समीर ने राज की तरफ देखा और कहा, भैया आप जरा भाभी का ध्यान रखिएगा। मैं जब उनसे आज मिला था तो उनकी हालत कुछ ठीक नहीं थी और उन्होंने कुछ आवाजों की भी बात की थी। राज ये सुनकर थोड़ा सा हैरान था और उसने कहा, आवाज? किस तरह की आवाज की बात की थी उन्होंने? समीर ने सोचते हुए कहा, वो तो बस मैंने ऐसे ही जानकारी लेना चाहते हुए पूछा था, लेकिन उन्होंने कुछ बताया नहीं। ठीक है, तुम जाओ, मैं देख लूंगा, राज ने समीर से कहा। और समीर के जाने के बाद राज सोच में पड़ गया था। उसने तनीषा के कमरे की तरफ देखा और सोचने लगा, क्या ये सच में हो सकता है? वही तनीषा अपने कमरे में बाथटब के अंदर आंखें बंद कर किसी सोच में डूबी थी। वो आवाज किसकी थी? जानी पहचानी और इतनी अजीब सी आवाज किसकी हो सकती है? क्या नाता है तनीषा का उससे? तनीषा ने नहाने के लिए अपनी आंखें बंद की और अचानक से उसे ऐसा लगा जैसे उसने कुछ देखा, एक परछाई। तनीषा समझ नहीं पाई और काफी डर गई। तनीषा ने दोबारा अपनी आंखें बंद की, लेकिन उसे दोबारा कुछ नहीं दिखाई दिया। तनीषा को इन सबके पीछे की वजह नहीं समझ आ रही थी और फिर से उन्हीं ख्यालों में गुम हो गई कि उसके साथ ये सब क्यों हो रहा था। जब से हंटर गिल्ड के साथ उसका सामना हुआ था, उसके साथ कुछ न कुछ अजीब हो ही रहा था। क्या इसका जवाब उनके पास होगा? वहीं एक बार में
राज सर फाइनली ठीक हो रहे हैं, बादल ने खुश होते हुए कहा। उनकी शक्तियां नहीं बढ़ रही, लेकिन वो ठीक हो रहे हैं। मैंने तुमसे कहा था ना कि तनीषा का उनके साथ रहना बहुत जरूरी है। मैं हवा में ही बात नहीं कर रहा था, अमर ने ड्रिंक करते हुए कहा। लेकिन अगर राज भैया की शक्तियां वापस आ जाएंगी तो क्या तनीषा? बादल ने डरते हुए कहा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन हमें उन भाइयों को ढूंढना होगा और उनके साथ कुछ गैंग को भी जो राज सर के पीछे पड़े हैं। हंटर गिल्ड भी एक असली मुसीबत ही है। भगवान न करे कि राज सर के ठीक होने से पहले आए, अमर ने अपनी ड्रिंक पीते हुए कहा। हाँ, तनीषा जी मुझे बता रही थी कि वो कौन से ग्रेड की हैं। मैं जहाँ तक उनका लेवल समझ पाया हूँ वो अभी F ग्रेड में है, पर धीरे धीरे उनकी ताकतें बढ़ेंगी अभी। लेकिन एक बात अजीब है, वो सुपर ह्यूमन कैसे हो सकती है? वो तो कभी उस लैब में थी ही नहीं जहाँ हम थे, बादल ने अमर से पूछा। तुम्हें उस लड़की की फिक्र करने की जरूरत नहीं है वैसे। डॉली अंदर आई। बादल और अमर उसे देखकर काफी खुश थे। काफी दिनों बाद, अमर ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, राज सर ने मुझे कहीं ऐसी जगह भेजा था जिसके बारे में मैं किसी को कुछ नहीं बता सकती। डॉली ने दोनों से कहा। तो फिर तुम अचानक से आई कैसे? बादल ने डॉली से पूछा और डॉली ने उसे देखकर कुछ नहीं कहा। बस ये समझ लो कि राज सर ने खुद मुझे बाहर आने की इजाजत दी है। शायद कुछ बड़ा काम है, डॉली ने मुस्कुराते हुए कहा। ऐसा कौन सा काम है जो मैं या बादल नहीं कर सकते? अमर ने डॉली से पूछा। आर्य सिंह से मिलने का काम। डॉली का जवाब सुनकर बादल और अमर हैरान रह गए। आर्य सिंह? राज के दादाजी, जिन्होंने सालों पहले राज को इस घर से निकाला था? आर्य सिंह, तुम सच में उनके पास जा रही हो? पर क्यों? बादल ने डॉली से पूछा। राज सर तुम्हें उनसे मिलने क्यों भेजेंगे? डॉली से अमर ने पूछा। मुझे कैसे पता होगा, और अगर तुम दोनों को जानना ही है तो तुम राज सर या आर्य सर से पूछ लो, डॉली ने दोनों से कहा और वहां से चली गई। बादल और अमर ये सुनकर हैरान थे कि राज क्या सच में किसी को भी मिस्टर आर्य से मिलने के लिए कहेगा? आर्य सिंह कोई मामूली इंसान नहीं है, बादल ने ड्रिंक पीते हुए कहा। वो इंसान ही नहीं है, तुम भूल गए? उनकी आंखें, वो किसी को भी गुस्से में देख ले तो वो इंसान जान से जा सकता है, अमर ने डरते हुए कहा और आगे बोला। उनके पास उन आत्माओं की खुद की आर्मी है जिन्हें दो जहानों में जगह नहीं मिलती। हमारी धरती पर जो भी भटकती आत्माएं हैं उसे ये इंसान कंट्रोल करता है, और मुझे आज तक नहीं समझ आया कि इसके पूरे परिवार में इतने सुपर ह्यूमन कैसे हो सकते हैं। जो भी हो, बस प्रे करो कि डॉली जिंदा वापस आ जाए। बादल को डॉली की चिंता हो रही थी। जिस जेल की बात इतने वक्त से बादल कर रहा था वो कोई मामूली जेल नहीं था, बल्कि वो आत्माओं का जेल था। एक नरक जिसमें इंसान की जिस्म और आत्मा दोनों तड़पती थी। कभी कभी तो लगता है कि इस परिवार को भगवान ने खुद कहा है लोगों को पनिशमेंट देने के लिए, अमर ने डरते हुए कहा। डॉली पक्का आर्य सिंह से मिलने गई है या वापस उस जेल गई है? बादल ने अमर से पूछा। पता नहीं, अब ये तो वही जाने। वैसे तो पूरे शहर में जहाँ सूरज चमक रहा होता है वहाँ से दूर एक पहाड़ था। कहा जाता है कि उस पहाड़ में हमेशा अंधेरा रहता है। यहाँ सूरज की परछाई आने से भी कांपती थी। डॉली का पूरा बदन ठंडा पड़ा हुआ था। वो सुपर ह्यूमन नहीं थी, और शायद उसके लिए ये पहाड़ किसी घर से कम नहीं था। उसने अपनी गाड़ी रोकी और मुस्कुराने लगी। उस जंगल को दर्द भरी चीखें घेरी थी, जैसे कि उस जंगल में कोई बहुत बुराई छुपी हो, बहुत दर्द छुपा हो, और ये दर्द जैसे उसे एक ऐसी खुशी दे रहा हो जो उसे नहीं चाहिए था। वो धीरे धीरे आगे बढ़ी और तभी वो किसी से टकराई। आउच, डॉली ने दर्द से कहा। ये थे उस पहाड़ के दरबान जो उस पहाड़ से मिलने आए थे। तुम यहाँ क्या कर रही हो? डॉली से उस दरबान ने पूछा। वो बहुत लंबा जीव था जो आधा इंसान था, पर कमर के नीचे से उसका हिस्सा भेड़िए का था। ऐसे ही बस घर की याद आ रही थी तो सोचा मिलती चलो तुम लोगों से। कैसे हो तुम? खाना मिल रहा है या इंसानों की दुनिया का कुछ खाना चाहोगे? डॉली ने मुस्कुराते हुए कहा। मजाक करना बंद करो और ये बताओ क्या चाहिए? डॉली से दरबान ने पूछा। तुम दोनों से मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे एक आत्मा से मिलना है। बस मैं उम्मीद करती हूँ तुम लोगों ने उसे यहीं कैद रखा होगा। डॉली ने उन दोनों दरबानों से पूछा। किसकी बात कर रही हो तुम? उस जीव ने डॉली से पूछा। डॉली के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ गई और उसने कहा, आर्य सर के खास, रात का बेटा और बुरे सपनों का जन्मदाता। मैंने उनके बारे में पुरानी कहानियों में सुना है। जब मैं फॉरेन में थी वहां लोगों ने क्या कहते थे वो याद नहीं, पर शायद आर्य सर के मुंह से सुना हो तुमने। सपनों और आत्माओं का मालिक। उस दर्द से चीख भरे जंगल में शांति हो जाती है, और वो दोनों भी चुप हो गए थे। डॉली जानती थी कि इस नाम से यहाँ की रूह भी कांपती थी। तुम्हें किसने भेजा है यहाँ? डॉली से उस जीव ने पूछा। वो मैं बाद में बताऊंगी, अब ये बताओ तुम दोनों उस बांध को तो नहीं रख पाए होगे, तो क्या आर्य सर ने उसे इंसानी दुनिया में छोड़ दिया? डॉली की आवाज में गुस्सा था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, डॉली से उन दोनों ने कहा। डॉली को अब भरोसा हो गया था कि ये जीव भी झूठ कह रहे थे, लेकिन वो राज के पास ऐसे नहीं जा सकती थी। वो सिर्फ एक आम राजा नहीं था, कुछ देशों में वो भगवान भी था। डॉली ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं दोबारा आऊंगी, आर्य सर को मेरा हेलो कहना।
डॉली वहां से जाने लगी। अंधेरे से घिरे उस जगह से डॉली अपनी गाड़ी में बैठी और वहां से चली गई। उसे पता था कि ये डर अब इस दुनिया में आ चुका था और उसे रोकना इस बार काफी मुश्किल होगा। वही राज के घर पर तनिषा एवोल्यूशन पर अपनी किताब पढ़ रही थी। अगर उसमें ये बदलाव हो रहा होगा तो इसकी जानकारी तो इस किताब में कहीं होगी। उसके सपनों और आवाजों का कोई मतलब उसे समझ नहीं आ रहा था। तनिषा ने किताब बंद की और खुद को शांत करने की कोशिश करने लगी। फिर उसने सोचा कि वो सिर्फ एक ही किताब क्यों देख रही थी, शायद उसमें और भी कुछ किताबें हों, शायद ये उसके बदलाव का साइड इफेक्ट हो। तनिषा ने सोचा, पर उसके लिए भी ये जानना काफी जरूरी था कि ये साइड इफेक्ट्स कैसे होते हैं। तभी तनिषा ने दोबारा वो किताब उठाई और सारे पन्नों को इधर से उधर करने लगी। तभी उसे एक आकृति एक पन्ने पर दिखी। ये एंट्री काफी पुरानी थी, लेकिन जैसे पहले किसी ने इसे कैद कर रखा था। तनिषा ने पढ़ना शुरू किया। सपनों और आत्माओं का मालिक, ग्रीस देश इसे एपिलिस कहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि वो इंसानों और आत्माओं के बुरे सपनों को कंट्रोल करता है और कई जगह ये एक शैतान भी माना जाता है। ये सिर्फ आपको आपके बुरे सपनों से हर रात रूबरू कराता है और कभी कभी आप आंख बंद करो तो आपको अजीब चीजें दिखाता है। आपका डर इसका खाना है। ये रहो की दुनिया और इस दुनिया के वो शैतान जिसे सब डरते हैं। तनिषा ने उस आकृति को देखा। काले कपड़ों में लिपटा हुआ और उसके चेहरे और हाथों की जगह कंकाल था। उसने हाथ में एक लाठी पकड़ी हुई थी और तनिषा को लगा जैसे उसने पहले भी इस आकृति को कहीं देखा था। तनिषा ने उसी आकृति पर हाथ फेरते हुए आंखें बंद की तो एक लाठी की आवाज उसके कानों में गूंजी और डर के मारे तनिषा अपनी आंख खोल दी। तनिषा को याद आ गया था कि उसने इस अजीब सी आकृति को कब देखा था, जब वो छोटी थी और एक सर्द रात अपनी माँ के साथ आंगन में बैठी थी। तब तनिषा को भूतों की कहानी सुनना काफी पसंद था, पर उस दिन शायद सबसे काली रात थी। तनिषा अपनी माँ से ऐसे ही एक कहानी सुनी थी कि तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है, लाठी की आवाज। उसने जब बिना सोचे समझे आगे देखा तो वो आकृति खड़ी थी और उसे देखकर तनिषा जोर से चीख पड़ी। उसने अपनी माँ से कहा, वो आगे आगे देखो। उसकी माँ ने कहा, आगे तो कोई नहीं है। वो सच में वहां से गायब हो गया था और उसके बाद जब भी तनिषा परेशान होती या बुखार आता तो वो आकृति हर बार उसे दिखती। ये आकृति तनिषा का वो डर था जिसे वो हमेशा से एक वहम समझ रही थी, लेकिन वो सच में कुछ था। अनूप और उसका भाई अभय दोनों एक कमरे में बैठे थे जब अचानक से अभय हंसने लगा। क्या हुआ? अनूप ने पूछा। अभय ने नाम में सर हिलाते हुए कहा, कुछ नहीं, बच्चे हैं कुछ लोग, उन्हें अभी भी सपनों से डर लगता है। क्या मतलब है तुम्हारा? अनूप ने अभय से पूछा। आपको याद है स्वर्ग और नर्क में एक चीज है जो हमें इस दुनिया से बांधती है? शक्ति। बस ऐसी ही एक शक्ति इस धरती पर वापस आ गई है, अभय ने अनूप से कहा। कौन? अनूप को उसकी बातें समझ नहीं आई। बुरे सपने और आत्माओं का मालिक। मैंने निकाल दिया उसे उस जेल से और अब वो अपने शिकार की तरफ जा चुका है। तुम्हारा मतलब क्या है? अनूप ने अभय से पूछा। अभय ने सिगरेट ली और फिर उस सिगरेट का एक कश लेते हुए कहा, तुम्हें पता है बचपन से तनिषा के अंदर सिर्फ एक ही डर है जो मुझे बहुत पसंद है। तुम क्या करने का सोच रहे हो? अनूप ने अभय से पूछा। बड़े भैया आप फिक्र मत करो, वैसे भी मुझे उसकी जिंदगी से कोई मतलब नहीं है, वरना मेरे लिए ये बहुत मुश्किल बात नहीं होती। अनूप ने हंसते हुए कहा। मुझे भी वो जिंदा चाहिए और तुम्हें भी। अभी तक किसी और को भी इस बारे में पता नहीं है और अगर उन्हें पता चला तो बहुत परेशानी हो जाएगी। अनूप ने सोचते हुए कहा। हाँ मुझे याद है, और कोई भी है जिसकी जान इस इंसान में बसती है। समझ नहीं आता वैसे, 7 दरवाजों के आगे स्वर्ग में हम हैं और तीनों को ही इस लड़की की आत्मा में इतनी दिलचस्पी है। आपने कभी हमारे एक और भाई से पूछा नहीं? अभय ने सिगरेट पीते हुए कहा। वो जवाब दे सकते तो कब का दे चुके होते। मैंने सुना है कि कुछ वक्त पहले वो भी यहाँ आए थे और देखो हमें उसकी आत्मा चाहिए, पर हमारा खेल ऐसा नहीं है। अनूप ने अभय से कहा। रात की काली परछाई की तरफ देखते हुए अभय बोला, आप फिक्र मत करो, अभी सिर्फ यही नहीं है, मुझे भी देखना है कि स्वर्ग के कौन कौन से दरवाजे में उसके कदम बाहर जाते हैं, लेकिन उससे पहले पुराने हिसाब बाकी करने जरूरी है। वैसे आपको पता है एपिलिस को पुराने जमाने में ग्रीस में वहां का बूगी मैन कहते थे और तनिषा का सबसे पहला डर उसके बचपन का है, वो काला सपना जो वो अब तक नहीं भूल पाई है। उस काली सी रात में एक जंगल के बीच तनिषा की नींद खुली। वो खुद को इस जंगल में देखकर हैरान थी। हर तरफ चीखें थी और दर्द भरी आवाजें और ठंड से जैसे तनिषा कांप सी गई हो। वहां बहुत सारे लोग चल रहे थे, वो भी चुपचाप, जैसे उनसे उनकी जुबान छीन ली गई हो। और तो और वो बिना जुबान के दर्द में रो रहे हो। तनिषा को यह सब बहुत अजीब लग रहा था, लेकिन वो चीख नहीं पा रही थी। वो समझ नहीं पाई कि अचानक से
उसे लगा कि कोई उसे एक कमरे की तरफ धक्का दे रहा हो, एक अजीब से सफेद कमरे की तरफ जहाँ सिर्फ चीखें ही चीखें थी। उसे लग रहा था जैसे अब वो उस कमरे से निकल नहीं पाएगी। तनीषा रोने लगी और वहां से निकलने का रास्ता ढूंढने लगी, लेकिन उसे कोई रास्ता नहीं मिला और अचानक से उसे एक काली सी परछाई उस कमरे की तरफ दिखाई दी। तनीषा डर के मारे ठंडी सी पड़ गई। वो काली परछाई उसके करीब आ गई और ऐसा लग रहा था जैसे वो तनीषा के अंदर से उसकी सांसें छीन रही थी। वो फिर से उस परछाई ने धीरे से तनीषा के कानों में कहा, तुम बदल रही हो, पर अब बचोगी कैसे? अचानक से एक हंसने की आवाज से तनीषा की नींद खुल गई। वो पसीने से तरबतर थी। तनीषा ने खुद के कमरे की लाइट जल्दी से ऑन की और तुरंत पानी पिया। तनीषा को जैसे कोई शौक लगा था। ये उसके बचपन का बुरा सपना था जिससे वो बहुत डरती थी। सालों तक उसे इंसोम्निया रहा था और वो कई रातों तक सो नहीं पाती थी। उस बुरे सपने की वजह से न जाने कितनी दवाइयां खाने के बाद भी उसे सोने में बहुत दिक्कत होती थी। उसने बहुत मुश्किल से सब ठीक किया था और आज दोबारा ये सपना देखकर वो हैरान थी। तनीषा ने पूरी पानी की बोतल खाली कर दी और फिर लिविंग रूम की तरफ बढ़ने लगी। डर ने जैसे तनीषा को इस कद्र घेरा था जैसे उसके अंदर की सारी ताकत खत्म हो गई हो। और फिर तनीषा की छाती में एक दर्द सा उठा और उसे थोड़ी देर के लिए सांस लेने में परेशानी होने लगी। तनीषा लिविंग रूम में रखे फ्रिज की तरफ गई और फिर से पानी पीने लगी। आप अभी तक जगी हो? अचानक से ये आवाज सुनकर तनीषा चौंक गई और उसके हाथ से वो पानी की बोतल गिर गई। तनीषा अचानक से पीछे मुड़ी तो देखा कि वो राज था। आपने मुझे डरा ही दिया था। तनीषा के अंदर राज को देखकर जान सी आ गई। राज उसकी तरफ बढ़ा। तनीषा की आंखों में परेशानी साफ दिख रही थी। तभी राज ने तनीषा के पास जाते हुए कहा, क्या हुआ आपको? मैं ठीक हूँ, तनीषा ने किसी तरह कहा, लेकिन वो बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। राज ने उसका चेहरा देखा और उसे गले से लगा लिया। राज समझ गया कि तनीषा को क्या हुआ था। उसने तनीषा के माथे पर किस किया और कहा, हाँ कुछ नहीं हुआ है, आप बिल्कुल ठीक हो। राज उसी के शब्द दोहरा रहा था, पर कहीं न कहीं तनीषा शांत महसूस कर रही थी। उसे याद था कैसे जब वो अकेले विदेश में रहती थी और उसे ये सपने डराते थे तो तनीषा खुद के कान में हेडफोन लगा लेती थी। तेज म्यूजिक से अपने बुरे ख्यालों और अपने सपनों को दूर करने की कोशिश करती थी, लेकिन फिर भी तनीषा शांत नहीं हो पाती थी। तनीषा बचपन से लेकर आज तक उस आवाज, उस चीखों से बहुत डरती थी। वो जितना भी कठोर दिखाए खुद को, लेकिन उसके भी कुछ डर थे जिसे उसने अतीत के पन्नों में छोड़ दिया था। बुरे सपने ऐसे ही होते हैं, रातों की नींद छिन जाती है, राज ने धीरे से कहा। तभी तनीषा ने उसकी तरफ देखा और फिर कहा, आपको कैसे पता? आप पसीने से दरबदर हैं, आपकी सांसें तेज हैं और आपने यहाँ 2 बोतल पानी खत्म कर लिया है। ऐसा मैं तब करता हूँ जब मुझे बहुत बुरा सपना आया हो। राज ने तनीषा की तरफ देखते हुए कहा, आपको भी बुरे सपने आते हैं? राज से तनीषा ने पूछा। हाँ, सपने हमारे दिमाग का ही हिस्सा होते हैं, लेकिन कभी कभी हमारे बुरे सपने हमारे दिमाग का हिस्सा नहीं होते, ये एपिलेस का हिस्सा होता है, राज ने तनीषा से कहा। तनीषा उस चीज का नाम सुनकर दोबारा डर गई। आप आज के लिए मेरे साथ सो रही हैं, राज ने तनीषा से कहा। तनीषा मना करना चाहती थी, पर उसके डरावने सपने जैसे उसे इस कद्र खा रहे हो कि वो दोबारा उन सपनों को नहीं देखना चाहती थी। कहीं न कहीं राज की वजह से उसे थोड़ी सी शांति मिल रही थी, लेकिन उस वजह से एक ही कमरे में सोना। तनीषा सोच में पड़ी हुई थी तो राज ने उसकी तरफ मुस्कुराते हुए कहा, आप सो रही हो, मैं नहीं। राज जी, आपकी तबीयत खराब है, आप क्यों जागोगे पूरी रात? रात में अगर आपकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई तो? नहीं, मैं ठीक हूँ, आप सो जाइए, तनीषा ने राज से बेचैनी भरी आवाज में कहा। मैं पहले से ठीक हूँ और वैसे भी आपकी तबीयत खराब होने पर क्या मैं आपका ध्यान नहीं रख सकता? राज ने मुस्कुराते हुए कहा और तनीषा के हाथ को देखा जो अभी भी राज को पकड़े हुए थे। तनीषा ने डरते हुए राज का हाथ पकड़ा और राज ने 2 बोतल पानी की ले ली और कमरे का लाइट ऑन कर दिया। तभी उजाला देखकर तनीषा को राहत मिली। वो भूल ही गई थी कि पहले ये उसकी आदतों में से एक थी और राज को भी शायद ऐसे ही सपने बहुत आते थे, जिस वजह से उसे पता था कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। राज ने अपने स्पीकर पर लाइट म्यूजिक प्ले कर तनीषा को बेड पर लेटाते हुए कहा, अब आप सो सकते हो, अब आपको कोई परेशानी नहीं होगी। पर आप राज जी, तनीषा ने डरते हुए कहा। फिर राज ने तनीषा का हाथ पकड़ा और कहा, मैं यहाँ से नहीं हिलूंगा, आप सो जाओ, मैं यहीं रहूंगा। तनीषा को बुरा लग रहा था, पर आज पूरे दिन की थकावट ने उसे ज्यादा देर जागने नहीं दिया और तनीषा की आंखें थोड़ी देर में बंद हो गई और वो नींद की आगोश में चली गई। फिर राज ने उठकर कमरे की लाइट ऑफ कर दी और उसकी आंखों का रंग दोबारा बदल गया। तनीषा के बिस्तर के दूसरी तरफ एपिलेस बैठा था और राज की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए उसने कहा, सालों बाद मुलाकात हुई है तुमसे। न जाने किन लोगों ने तुम्हें कभी खुद का भगवान मांगा था। वही जो लोग मुझसे डरते थे, तुम्हें तो याद होना ही चाहिए, तुम भी तो उनमें से एक हो। मैंने कई सालों से कितनी बार कोशिश की
कि तुम्हारे सपनों की दुनिया से तुम्हारा दिमाग कंट्रोल कर सकूं, पर हो तो तुम भी एक टेढ़ी खीर ही। पर ये लड़की तो नहीं है। एपिलेस ने हंसते हुए कहा, क्या चाहते हो तुम अब? एपिलेस से राज ने अपने गुस्से भरी आवाज में पूछा। इस लड़की का दिमाग, एपिलेस ने तनीषा के करीब जाते हुए कहा, पर राज ने अपने हाथ से उसे रोक दिया। तुम अब किसी के भगवान नहीं रहे हो। सालों पहले तुम लोगों को बेवकूफ बना सके थे, मुझे नहीं। जाओ यहाँ से और करीब मत आना तनीषा के, राज ने एपिलेस की तरफ देखते हुए कहा। राज को इस शैतान या भगवान या यूं कहें कि इस डर के बारे में बहुत अच्छे से पता था। उसने डॉली से पता करवा लिया था कि वो जेल से निकल चुका था और वो जानता था कि उसका पहला शिकार तनीषा ही होगी, क्योंकि वो कभी भी राज के शरीर में काबू नहीं कर सकता। उस अजीब सी आकृति ने राज की तरफ अपनी दहकती हुई लाल आंखों से देखा और हंसते हुए कहा, तुम मुझे जाने के लिए कह रहे हो? मजाक अच्छा था, पर मैं एक शैतान हूँ, और ये बात शायद तुमसे अच्छा कोई और जानता होगा, है ना? उस आकृति ने मुस्कुराते हुए देखा और अचानक से उसने एक इंसान का रूप ले लिया। काली रात की तरह उसके भी काले कपड़े थे और चेहरा एक सुंदर लड़की का, लेकिन चेहरे पर एक ऐसी मुस्कुराहट थी जिसे देखकर कोई भी सहम जाए। उसने राज की तरफ देखा और कहा, इस लड़की में बहुत सी खूबियां हैं और ये बात सब जानते हैं। उसकी शक्तियां खोई नहीं है, लेकिन अगर एक बार वो वापस आ गई तो तुम्हें भी पता है कि क्या होगा। तुम्हें यहाँ किसने भेजा है? राज ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। मैं नहीं बता सकता, हमारे भी कुछ उसूल होते हैं, और सबसे बड़ी बात, अगर मैंने बता दिया तो कहानी में मजा कैसे आएगा? वैसे मैंने सुना है कि तुम मुझसे लड़ने के काबिल नहीं बचे। वैसे थे भी नहीं, इंसानों का शरीर ऐसा ही होता है। वो राक्षस वहीं रुक गया और उसने धीरे से राज के कान के पास आकर कहा, कमजोर। शायद कोई उसकी जगह होता तो उसकी धीमी आवाज सुनकर गहरी नींद में डूब जाता, जहाँ से काले सपनों की दुनिया शुरू होती थी। ऐसी दुनिया जहाँ सिर्फ काले सपने होते थे और उससे बचना नामुमकिन होता था। लेकिन राज अपनी खासियत की वजह से वो सोता नहीं था। राज ने उसकी तरफ देखा और कहा, गलत फहमी है तुम्हारी, मैं कमजोर नहीं हूँ। वो इंसानी रूप में खड़ा राक्षस जो एक लड़की के भेष में था, उसने कहा, फिक्र मत करो, मुझे वैसे भी अभी तुम्हारी शक्तियों की जरूरत नहीं है, और इस भेष का राज तुम्हें जल्दी पता चलेगा। लेकिन तब तक मेरे इस शिकार का ध्यान रखना। क्या पता कब इसकी ये चैन की नींद टूट जाए और कब मैं उससे उसकी नींद छीन लूं। उसने हंसते हुए राज के कमरे का दरवाजा खोला और वहां से चला गया। बाहर जाते जाते उसने मुस्कुराकर राज के कमरे की तरफ देखा और सोचा कि इस भेष की वजह से उसे कल के सूरज के साथ समझ आएगी, जब तनीषा का उसके डर के साथ मुकाबला होगा। उसके जाते ही राज ने अपनी आंखें बंद की और उसकी वो लाल आंखें गायब हो गई। राज ने तनीषा की तरफ देखा, जिसके चेहरे में सुकून देखकर राज को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके सीने पर बहुत देर से भारी पत्थर रखा था, वो हटा दिया हो, और उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। तभी राज ने तनीषा का हाथ पकड़ा और बस उसकी तरफ देखता रहा। ये सिर्फ शुरुआत है तनीषा, तुम्हारी बढ़ती शक्तियों को मेरा खत्म करना बहुत जरूरी है। मुझे नहीं पता तुम उनमें से कितनों को संभाल पाओगी, लेकिन जब तक मैं हूँ मैं तुम्हें चोट नहीं पहुँचने दूंगा, चाहे मुझे उसके लिए तुषार से लड़ना पड़े, गहन से, या फिर खुद के हर एक इंसान से। राज ने तनीषा का हाथ पर चूमा और उसका हाथ पकड़कर जमीन पर ही बैठ गया। राज सोचने लगा कि कितना सही था उसका तनीषा से मिलना। क्या उसे भी तनीषा से कह देना चाहिए था कि उसे भी पहली बार तनीषा को देखकर शायद प्यार महसूस नहीं हुआ था। उसके अंदर का डर जिसने इन दोनों के बीच में इस कहानी की शुरुआत की थी, क्या उसे कह देना चाहिए था कि किस्मत से हर बार लड़कर उसे अब थकान महसूस हो रही थी, पर फिर भी शायद आज भी वो जिंदा था तो तनीषा के लिए और उसके लिए लड़ने के लिए। राज को सुबह का इंतजार नहीं था, लेकिन फिर भी इंतजार था, और उस इंतजार के साथ एक चिंता जरूर थी कि कहीं इस सुबह के साथ कोई नई परेशानी उसके और तनीषा के रिश्ते के बीच में ना आए। किसी तरह राज ने आंखें बंद की और थोड़ी देर के लिए सो पाया, पर उसने फिर भी तनीषा का हाथ नहीं छोड़ा था। उसे डर था कि कहीं राज ने उसका हाथ छोड़ दिया तो तनीषा की नींद न टूट जाए और इसका फायदा वो शैतान न उठा ले जाए। जैसे ही सूरज की रोशनी ने उस काली रात को खत्म किया, सूरज की पहली किरणों से तनीषा की आंखें खुली। एक पल के लिए उसे याद ही नहीं होता कि पिछली रात को क्या हुआ था, पर थोड़ी देर में जैसे ही वो उठी वो डर गई। कल रात को क्या हुआ था? तनीषा ने खुद से सवाल किया, पर उसे एहसास हुआ कि वो अपने कमरे में नहीं थी और एक हाथ ने उसका हाथ थामा हुआ था। तनीषा की नजरें जैसे ही उस हाथ और राज पर पड़ी तो उसका मुंह खुला का खुला रह गया। राज उसका हाथ थामे जमीन पर बैठे बैठे ही सो गया था। तनीषा को जैसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। आज तक जब भी उसे बुरा सपना आया कि उसकी माँ के अलावा कोई नहीं था जिसने उसे सुलाया हो,
उसे याद था कि कैसे बचपन में जब तनीषा की आंखों में डर ज्यादा और नींद कम होती थी तो तनीषा की माँ कैसे पूरी रात लोरी गा गा कर उसे शांत करती थी और उसे जकड़ कर सोती थी। उसकी माँ जितना प्यार शायद ही किसी ने उसे किया हो। एक कठोर लड़की के पीछे जो डरी हुई बच्ची थी उसे किसी ने नहीं देखा था, यहाँ तक कि अंश ने भी नहीं। या शायद तनीषा ने अपने सख्त लड़की की इमेज को बचाने के लिए कभी खुद के डर को दिखाया ही नहीं था। फिर तनीषा ने सोते हुए राज के सर पर हाथ फेरा। क्या सच में राज उससे प्यार करता था? तनीषा के दिमाग में जैसे ही ये ख्याल आया उसे इस बात का बुरा लगा कि उसके और राज के बीच में इस रिश्ते की शुरुआत एक झूठ से हुई थी। राज ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और उसके हाथों पर एक जोर भी था। उसने तनीषा के हाथ को जोर से पकड़ा हुआ था। उसकी सांसें काफी तेज और उसके दिल की धड़कनें काफी बढ़ी हुई थी, पर कुछ सेकंड बाद वो शांत हो गया था। तनीषा ने राज की तरफ देखा और उसकी आंखों में राज के लिए चिंता थी। राज ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा और कहा, आप ठीक हो? तनीषा चुप थी। राज की खुद की हालत ठीक नहीं रहती और यहाँ वो उससे ऐसे पूछ रहा था जैसे तनीषा बीमार हो। तनीषा ने थोड़ी देर चुप रहने के बाद राज की तरफ देखते हुए कहा, मैं माफी चाहूंगी राज जी, आपको मेरी वजह से यहाँ सोना पड़ा। आप बेड पर आइए और आराम कीजिए। राज धीरे से उठता है और बेड पर बैठता है तो तनीषा पूछती है, आपको हर सुबह ऐसा महसूस होता है? तनीषा ने राज के अंदर के दर्द को उसके चेहरे से जैसे पढ़ लिया हो। राज ने उसकी तरफ मुस्कुरा कर देखा और कहा, आम बात है, मुझे सुबह उठने के बाद ऐसी चीजें महसूस होती हैं और काफी सर दर्द रहता है। तनीषा ने कहा, मुझे इसका इलाज पता है। मेरी जब नींद पूरी नहीं होती या मेरा सर दर्द होता है तो मैं ब्लैक कॉफी पीती हूँ। आप मुझे 2 मिनट दो, मैं बना कर लाती हूँ। नहीं, मुझे ये सब चीजें होती हैं पर अभी नहीं हो रही। आप साथ में रहते हो तो मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती। तनीषा को राज के अल्फाज सुनकर काफी शर्म आ गई थी। उसने सोचा कि कैसे वो इस बात को इग्नोर करे। तनीषा ने कहा, मैं वो एक बार बिल्लियों को खाना देकर आती हूँ। तनीषा ये कहकर वहां से तुरंत चली गई। उसे राज को थैंक यू कहना था, पर राज की बातें सुनकर शायद उसका चेहरा छुपाना भी उसके लिए मुश्किल था, तो वो कैसे थैंक यू कहती। तनीषा अपने कमरे में गई और उसके आने की आवाज सुनकर दोनों बिल्लियां आवाजें निकालने लगी। तनीषा दोनों को देखकर मुस्कुराई, लेकिन फिर दूसरे ही मिनट उसकी नजरें बिल्लियों के खाने की कटोरी पर गई जिसमें खाना पहले से भरा हुआ था। बिल्लियों ने खाना नहीं खाया था, ये तनीषा को पता था, पर जो अजीब बात थी वो ये कि उनके घर में नौकर ज्यादा नहीं थे भी तो उसके मर्जी के बिना बिल्लियों को खाना कोई देगा कैसे? वो भी लिली का खाना अलग था और हैप्पी का अलग, जैसा वो रखती थी वैसा। तनीषा ने सोचा कि राज तो अभी अभी उठा था, फिर ये कैसे हो सकता था? तनीषा ने बिल्लियों की वजह से इस कमरे में कैमरा लगा रखे थे। तनीषा ने जल्दी से अपना फोन ढूंढा और कैमरा का ऐप को खोला और रिकॉर्डिंग्स देखी। तनीषा ने अचानक से अपने कमरे में एक औरत को देखा जिसके बाल कमर तक लंबे थे और उसने काले कपड़े पहने हुए थे। उसने दोनों बिल्लियों को खाना दिया और वहां से चली गई बिना कुछ छुए। तनीषा को ये देखकर हैरानी हुई, उसके कमरे में कोई अनजान इंसान कैसे, और सबसे बड़ी बात, कोई लड़की इस घर में कैसे आ सकती थी? तनीषा को कुछ समझ नहीं आया। एक तरफ राज जो पूरी रात उसका हाथ पकड़ा हुआ था, वहीं कोई और इस कमरे में। क्या ये कोई और राज का वो प्यार थी जिसकी बात उस दिन मानसी ने की थी? क्या राज ने तनीषा के डर का फायदा उठाया था? क्या ये सब सिर्फ एक धोखा था? तनीषा खुद से सवाल पूछती रही थी और अपने दूसरे डर को अनदेखा कर रही थी। वो था प्यार का डर, जिसका फायदा उस शैतान ने उठाना शुरू कर दिया था। तनीषा उस वीडियो को देखकर हैरान थी। आखिर कोई लड़की कैसे इस घर के अंदर आ सकती थी? वो चाहती थी राज से सवाल करे, पर वो ऐसे सुबह सुबह झगड़ा नहीं करना चाहती थी। उसने सोचा कि एक बार राज के कमरे के कैमरा भी देखने होंगे। वो बार बार बस यही उम्मीद कर रही थी कि ये सब सच न हो। राज की फिक्र जहाँ एक तरफ तनीषा से कह रही थी कि ये सब सच नहीं हो सकता, वहीं उसके अंदर के शक ने इसके इस ख्याल पर सवाल उठाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। तनीषा उन बिल्लियों के लिए दूसरा खाना लाकर उन्हें खाना देकर वो नहाने चली गई। तभी उसके कमरे में एक आवाज आई, भाभी भाभी, आप उठी हुई हो क्या? कमरे का दरवाजा खुला हुआ था और तनीषा ने बाथरूम से आवाज देते हुए कहा, मैं नहा रही हूँ, अभी कुछ काम है? नहीं भाभी, मैं तो बस आपकी बिल्लियों से मिलने आया था। समीर की आवाज सुनकर तनीषा ने अपने सर पर हल्का सा हाथ मारा, लेकिन समीर सुबह सुबह यहाँ क्या कर रहा था? समीर बैठकर दोनों बिल्लियों से खेल रहा था। तुम दोनों कितने प्यारे लगते हो ऐसे खाते वक्त, पर ये क्या, तुम्हारा खाना इतना रूखा सूखा क्यों है लिली? वैसे तुम तो बिल्ली हो, तुम्हें अच्छा खाना क्यों नहीं देती भाभी? समीर को जानवरों का कोई अंदाजा नहीं था। उसने लिली को रास्ते की बिल्ली नहीं समझा था, पर हर बार की तरह उसने उसके खाने में अपना कोक मिला दिया था। ये लो, अब तुम्हें ज्यादा टेस्टी लगेगा,
बहुत अच्छे समीर, तुम ऐसे ही ध्यान देते रहोगे भाभी की बिल्लियों पर तो वो तुम्हारी टीम को अपनी टीम के साथ शामिल कर लेंगी, तुम्हें खुद का बिजनेस पार्टनर भी बना लेंगी और फिर तुम भी रेसिंग एरेना में राज करोगे। समीर हंसते हुए जैसे अपने हसीन ख्वाब देख रहा था और लिली ने अपने खाने की तरफ फिर देखा तक नहीं। वहीं तनीषा बाथरूम से निकली, अपना सर पोंछते हुए बाहर आई और समीर को बिल्लियों के साथ बैठा हुआ देखा। उसने देखा कि लिली खाना नहीं खा रही थी और समीर के हाथ में कोक देखकर वो वजह समझ गई। भाभी आप आ गई बाहर, देखिए मैंने कितने अच्छे से आपकी बिल्लियों का ध्यान रखा है। तनीषा ने गुस्से से उसे देखा और कहा, तुम्हें इस खाने की कीमत पता है? कोक, सीरियसली वो नहीं खाती है ऐसा कुछ। एक तो इस बिल्ली के नखरे कम नहीं है, ऊपर से तुम मेरे पैसे बर्बाद करवा रहे हो। तनीषा को गुस्से में देख समीर सहम गया। उसे एहसास हुआ कि उसने सच में इस बार बेवकूफी कर दी। फिर समीर ने तनीषा से कहा, भाभी वो। समीर को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दे उसे। उसने उठते हुए कहा, इनका खाना इतना फीका होता है भाभी। तनीषा ने समीर की तरफ देखा और कहा, तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड के पास ऐसी एक बिल्ली थी ना, तुमने ऐसा उनके साथ भी किया था? समीर ने हंसते हुए कहा, आपको कैसे पता? तनीषा ने अपना सर पकड़ लिया और सोचा, इसीलिए अब एक्स है वो। पर तनीषा उसे ऐसे तो जाने नहीं देती। उसने समीर से कहा, पैसे दो मुझे, चलो। समीर ने हंसते हुए कहा, भाभी आप सिर्फ भाभी कहाँ हो, आप तो मेरी मालकिन भी हो। मालकिन कभी पैसे लेते हैं अपने नौकर से? तनीषा चुप रही। समीर में ऐसा नहीं था कि दिमाग नहीं था, लेकिन काश ये दिमाग वो काम की जगह इस्तेमाल करता। तनीषा मुस्कुराई और कहने लगी, ठीक है, नौकर हो ना तुम, मुझे एक काम है। कल रात को एक लड़की यहाँ आई थी मेरे कमरे में, वो भी मेरी गैर मौजूदगी में। समीर ये सुनकर हैरान हो गया। इस घर में राज की इजाजत के बिना कोई आ जा नहीं सकता था, तो क्या कोई और लड़की राज की इजाजत से यहाँ आई थी? समीर अभी इन सब बातों के बारे में नहीं सोच सकता था। उसने कहा, भाभी ऐसा होना नामुमकिन है, पर आप फिक्र मत करो, आप मुझे बताओ आपको ये बात कैसे पता चली? तनीषा ने अपने फोन पर समीर को वो वीडियो दिखाया जो तनीषा ने थोड़ी देर पहले देखा था, और समीर भी ये सब देखकर हैरान था। समीर ने तनीषा से कहा, आप मुझे वीडियो भेजो भाभी, मैं इस लड़की का पता लगाता हूँ। तनीषा ने हाँ में सर हिलाया और कहा, इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्लियों के पास आ सकते हो तुम, उनसे और उनके खाने से दूर रहना। समीर ने हाँ में सर हिलाया और वहां से निकल गया, पर निकलते निकलते वो राज से टकरा गया। राज ने उसको गुस्से से देखा, लेकिन राज को समझ नहीं आता कि उसका छोटा भाई ऐसे आंखें क्यों दिखा रहा था। समीर को लगा कि अगर ये लड़की घर आई तो राज की मर्जी के बिना नहीं आई होगी। इसका मतलब ये था कि राज ने तनीषा के होते हुए किसी और लड़की को घर बुलाया था। हालांकि इस बात पर भरोसा करना नामुमकिन था। सब जानते थे कि तनीषा से राज कितना प्यार करता था, पर किसी और का ऐसे किसी के घर में आना भी तो मुमकिन नहीं था। यही राज तनीषा के कमरे में जाता है, जो कि बिस्तर पर बैठे कुछ सोच रही थी। राज ने तनीषा के कमरे में दरवाजे पर नॉक किया और फिर तनीषा मुड़ती है। राज को देख जैसे वो कुछ देर के लिए सब कुछ भूल जाती है। समीर ने फिर बिल्लियों को परेशान कर दिया। राज ने आते हुए बिल्लियों के खाने की तरफ देखा और फिर तनीषा को देखा। उसने कुछ जवाब नहीं दिया था। तनीषा की खामोशी हमेशा तूफान के आने से पहले के सन्नाटे की तरह होती थी। तनीषा ने राज की तरफ देखा और राज से कहा, हाँ परेशान तो करता ही है वो। वैसे राज जी। तनीषा ने राज की तरफ देखा और कहा, क्या मैं आपका फोन देख सकती हूँ एक बार? राज सोच में पड़ गया। अचानक से तनीषा की नजरों में उससे दोबारा शक क्यों दिख रहा है? राज ने बिना हिचकिचाए उसे फोन दे दिया। तनीषा को पता था कि पूरे घर में कैमरा लगे हुए थे और पहले सिर्फ तनीषा के कमरे में नहीं था, और जो कैमरा है वो उसी का था, तो उसके अलावा कोई उस कमरे में नजर नहीं रख सकता था। और ऐसा ही कुछ राज के साथ भी था। फोन लेने के बाद तनीषा ने सबसे पहले पूरे घर के वीडियोस देखे और आखिर में राज के कमरे के। उसमें से एक कल रात का वीडियो मिलता है। अंधेरे में नाइट लैम्प की वजह से राज की पीठ उसे दिख रही थी और ये कि तनीषा वहीं सो रही थी। फिर वहां न जाने कैसे एक लड़की नजर आई थी जिसने काले कपड़े पहने थे। तनीषा को कोई आवाज तो नहीं सुनाई दी, पर उसने देखा कि वो राज से काफी मुस्कुरा कर बात कर रही थी और फिर वो राज के एकदम पास आ गई, जैसे उसे हक कर रही हो। और फिर तनीषा ने राज को गुस्से से देखा और फिर राज को पूरी रिकॉर्डिंग दिखाई। ये क्या है राज जी? मैं कल रात को कितनी डरी हुई थी और आप ये सब कर रहे थे मेरे ही सामने किसी और लड़की के साथ करीब। मैं क्या समझू इसका मतलब राज जी? मैंने आपसे पहले ही कहा था कि अगर आपके दिल में इस रिश्ते को लेकर जरा सा भी सवाल है तो मुझे कह दीजिए, पर नहीं, आप पीठ पीछे ऐसी हरकतें करेंगे, मैंने सोचा भी नहीं था। तनीषा ने राज से गुस्से में चिल्लाते हुए कहा। राज कुछ नहीं कह सका। उसे अब समझ आया कि इस गहन ने आखिरी लड़की का रूप क्यों लिया था। वो तनीषा के डर से खेल रहा है क्योंकि उसका डर प्यार था। अगर मैं आपसे अभी एक चीज कहूंगा तो क्या आप मानेंगी? राज ने तनीषा की तरफ देखते हुए कहा। राज की आंखें देख वो कैसे कह पाती कि वो भरोसा नहीं कर सकती है। इस बात का क्या मतलब मैं समझू राज जी? आप ही बताइए, पहले कुछ दिनों में जो भी हुआ उसके बाद ये देखकर क्या मेरा ऐसे रिएक्ट करना गलत है? तनीषा ने राज से गुस्से में पूछा। मैं जानता हूँ आप भरोसा नहीं करोगी,
पर आप एक बार मेरी बात सुनो, शायद आपको समझ आ जाए फिर। राज ने तनीषा से कहा। उसे इस शैतान के बारे में तनीषा को वैसे भी आगाह करना था, पर अब ये जरूरी हो गया था। ठीक है, तनीषा ने हाँ कहा, क्योंकि कुछ भी हो उसे जानना था कि ये लड़की कौन है, और अगर राज को झूठ ही कहना था तो उसे सुनना था कि ये झूठ क्या होता है। इतना तो तनीषा भी जानती थी, और राज भी, कि अगर तनीषा को किसी चीज से सबसे ज्यादा परेशानी है तो वो है झूठ, और अगर राज उसे झूठ कहेगा तो उसके पास भरोसा करने के लिए कुछ नहीं बचेगा। राज तनीषा को अपने स्टडी रूम लेकर गया, लेकिन तनीषा को समझ नहीं आया कि राज उसे स्टडी रूम लेकर क्यों आया। राज ने तनीषा से कहा, मुझे नहीं पता कि मुझे आपको ये बताना चाहिए या नहीं, पर आपने भी देखा होगा कि मुझे भी बुरे सपने आते हैं। राज अंदर एक बुक शेल्फ के पास जाकर खड़ा हो गया, फिर तनीषा की ओर मुड़कर कहा, सालों पहले मेरे परिवार के एक सदस्य ने इस बुरे सपने की जड़ को निकाला था। वो गहन था। अब्रॉड में इसे कई और नामों से जाना जाता है, जैसे कि एपिलिस, जिसके बारे में पहले बताया था। गहन उसका असली नाम है, काले सपनों का राजा, और मेरे परिवार के अलावा उसका यह नाम कोई नहीं जानता। बहुत सारे देशों में उसे अलग अलग नामों से जाना जाता है, पर यह वो राक्षस है जो रात में आपके बुरे सपनों से खुद की आत्मा को संतुष्ट करता है। ऐसा ही कुछ कल आपके साथ हुआ था। गहन को हमारे परिवार ने अपने यहाँ पनाह दे रखी थी, और जब वो लोगों पर हावी होने लगा तो उसे हमारे ही परिवार ने कैद कर लिया था। अब ऐसा लग रहा है जैसे शायद वो उस जेल से निकल गया हो, इसीलिए वो अब आपके पीछे पड़ा है। सुपर ह्यूमन की शक्तियां हम इंसानों की शक्तियों से बहुत ज्यादा होती हैं, और उनकी शक्तियों पर काबू पाने से ऐसी काली शक्तियों को बहुत फायदा होता है। तनीषा ने राज की सारी बातें सुनी और उसने कहा, तो इन सब बातों से उस लड़की का क्या लेना देना? राज ने एक लंबी सांस ली और कहा, मैं भी सिंह परिवार का हिस्सा हूँ तनीषा जी। गहन को शायद आपके हर डर का अंदाजा है, इसीलिए वो आपके डर से खेल रहा है। कल जब आप सो गई थी तब उसने हमारे घर में कदम रखा था, देखा जाए तो हमारे कमरे में, और जब मैं उसे जाने के लिए कह रहा था तो उसने एक इंसान का रूप लिया ताकि आपके अंदर का डर खत्म ना हो, क्योंकि काले सपने तभी आते हैं जब आप कमजोर पड़ते हैं और आपके अंदर वो बुरे ख्याल जिंदा रहें, ताकि आप अब अपनी आंखें बंद करो तो गहन को आने में कोई परेशानी ना हो। तनीषा ये सुनकर हैरान थी। उसे ऐसी चीजों के बारे में कोई अंदेशा नहीं था, इसीलिए उसने राज से पूछा, क्या आप सच कह रहे हैं? राज ने तनीषा की आंखों में देखा और कहा, मैं ऐसी कहानी तो नहीं बनाऊंगा, पर अगर आपको भरोसा नहीं है तो आप ये रखिए, ये किताब को मेरे परिवार के बुजुर्ग सदस्यों ने लिखा है। इस किताब में गहन की ताकतों के बारे में जिक्र किया गया है। राज ने तनीषा को वो किताब दे दी और तनीषा ने उसके कुछ पन्ने पलटे और तभी उसे एक आकृति दिखी। तनीषा उस आकृति को देखकर हैरान थी। ये वही काली परछाई थी जिसे उसने अपने सपनों में पहले देखा था, वही बचपन का सपना। पर राज जी, आप इससे कैसे बात कर सकते हो? तनीषा ने राज से पूछा। क्योंकि मैं पहले भी उससे मिल चुका हूँ। मैं पहले SSS ग्रेड का सुपर ह्यूमन था, पर अब मेरी शक्तियाँ बहुत कम हो गई हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको नहीं बचा सकता। आप गहन का पहला शिकार जरूर हो और अभी उसकी ताकतें कम हैं, पर इतनी भी नहीं कि हम खुद को बचा ना सकें। आपको खुद के डर पर काबू करना होगा ताकि आप गहन से बचकर रह सको। राज ने तनीषा को पूरी बात बताई। क्या सच था और झूठ क्या था, ये तनीषा के लिए समझना काफी मुश्किल था। पर यह बात भी थी कि तनीषा के बचपन के इस किस्से के बारे में राज को पता भी कैसे होगा। तनीषा को पूरी तरह से भरोसा नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी उसने राज की बातों पर यकीन कर लिया। तो इसका कोई तोड़ है? राज से तनीषा ने पूछा। गहन को रोकने का फिलहाल तो एक ही तरीका है कि आप खुद को शांत रखो और जितना हो सके शक और नेगेटिविटी से दूर रहो। बाकी मुझे मेरे परिवार के कुछ सदस्यों से बात करनी होगी जो इसे एक बार हरा चुके हैं। राज ने तनीषा से कहा। पर मैं ही क्यों उसका शिकार हूँ? तनीषा ने राज से पूछा। पर वो कोई भी जवाब नहीं दे पाया। तनीषा को खुद की ताकत का कोई अंदाजा नहीं था। जो ताकत उसके अंदर सोई हुई थी, अगर वो जाग गई तो राज के सामने खड़ी तनीषा नहीं बच पाएगी। राज को तनीषा की किस्मत पता थी और वो किसी भी हाल में इस चीज को पूरा नहीं होने देना चाहता था। अनूप और उसका भाई अभय रायचंद ऑफिस में बैठे थे। तभी अचानक से अभय के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई और उसने कहा, मेरा पहला मोहरा काम शुरू कर चुका है। गहन अब तनीषा के पीछे पड़ चुका है। अनूप ने अभय की तरफ देखते हुए पूछा, तुम्हें पता है कि गहन उसे सदियों से मारना चाहता है, लेकिन हमें वो लड़की जिंदा चाहिए अभय। अभय ने कहा, मेरे भाई, इतनी फिक्र किस बात की है तुम्हें? वो मर भी जाएगी तो भी उसे मैं जाने नहीं देने वाला, पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि मैं थोड़ा सा खेलूं भी ना। अनूप को अभय की बातें समझ नहीं आई तो उसने अभय से कहा, मुझे लगता है कि तुम्हें वो पसंद है। ये सुनकर अभय के चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो गई और उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया।
फिर अभय ने अनूप से गुस्से में कहा, उसे अभी बहुत सारी चीजों की कीमत चुकानी है। हम सबके साथ उसने धोखा किया है भाई। आज शायद हम यहाँ नहीं होते अगर उसने कुछ नहीं किया होता तो। हमारी शक्तियां, हमारा नाम, सबका उस लड़की ने मजाक बनाया था। उसे नहीं पता उसने किस शक्तियों से झगड़ा मोल लिया है। अभय ने अपने भाई अनूप की तरफ देखा और कहा, क्या आपको वो अभी भी पसंद है इस सब के बाद भी? अनूप ने मुस्कुराते हुए कहा, तनीषा को खुद अपनी पिछली जिंदगी याद नहीं है। अपनी इस जिंदगी को भी वो झूठ के हिसाब से ही जी रही है। मुझे तो उस पर तरस आता है। अभय ने अनूप से कहा, वो लड़की तरस खाने लायक नहीं है। सदियों पहले उसने मुझे अपना गुरूर दिखाया था। अब मैं उसे उसका हिसाब लूंगा। हर दिन मेरी काली शक्तियां उसे इतना परेशान करेंगी कि उसे जिंदगी से नफरत हो जाएगी। अनूप ने हंसते हुए कहा, उस लड़की की वजह से स्वर्ग के लोगों को भी काली शक्तियां लेनी पड़ रही हैं। अभय ने गुस्से से अनूप को देखा और कहा, आपको भी पता है कि मुझे ये सब क्यों करना पड़ा है? अनूप ने कहा, मुझे पता है, लेकिन तुम्हें खुद पर काबू करना होगा। ये काली शक्तियां किसी की नहीं होती और तुम कोई इंसान नहीं हो। अगर किसी भी ताकत से तुम्हारी शक्तियां मिल जाएंगी तो सबसे पहले जो खत्म होगा वो होगे तुम, और फिर शायद ये दोनों जहान। अभय ने अनूप से पूछा, आपने भी कुछ चीजें की हैं भैया? हमारे जेल में एक और तनीषा कैद है। मुझे लगता है कि मुझसे बड़ी चाल तो आपने चली है, एक जिंदा तनीषा को कैद करके। अनूप कुछ देर शांत रहा और फिर उसने कहा, काली शक्तियां मुझे किसी भी जहान में नहीं रोक सकती। पैरेलल यूनिवर्स की तनीषा की जरूरत हमें पड़ती ही, और इससे पहले इस बारे में किसी को खबर पड़ती मैंने उसे कैद कर लिया। अभय ने मुस्कुराते हुए अनूप से कहा, अच्छी बात है। वैसे भी मुझे इस लड़की का नामो निशान हर एक दुनिया से खत्म करना है, वो भी खुद के हाथों से। लेकिन अभय, ये बात याद रखो कि हम भगवान नहीं हैं और नहीं हमारा मकसद भगवान बनना है। चाहे तनीषा किसी भी दुनिया में हो, उसके अंदर जो चीज सो चुकी है, अगर वो सोई रही तो वही अच्छा है। हमें उसे मारना नहीं है, वरना क्या होगा वो तुम भी जानते हो। अनूप ने अभय को समझाते हुए कहा। अनूप की बात सुनकर अभय ने कहा, राज उसकी शक्तियां खत्म करना चाहता है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि तनीषा की शक्तियां खत्म नहीं की जा सकती। इन दोनों तनीषा में अपनी अपनी बेशुमार ताकतें हैं जिनका उन्हें अंदाजा नहीं। इनकी शक्तियों को काबू में रखना सबके लिए जरूरी है। जेल में जो तनीषा है, ना वो जिंदा है ना ही मुर्दा। अगर उसने अपनी ताकतें इस्तेमाल की या फिर वो रिहा हो गई तो हमारे लिए खतरा बहुत बढ़ जाएगा, क्योंकि ये दोनों ही मिलकर हम सबका अंत कर सकती हैं। लेकिन कितनी अजीब बात है ना मेरे भाई, हम लोग इस पूरी दुनिया में सबसे ताकतवर हैं और सबसे अकेले भी। अभय ने हंसते हुए कहा। तभी अनूप अपनी चेयर से उठा और कहा, हमने खुद ही अपने आप को अकेला बनाया है। 300 साल भैया, राज ने उसका जितना इंतजार नहीं किया है, मैंने उससे ज्यादा उसका इंतजार किया है। उसकी जान से क्या हो सकता है ये कोई नहीं समझ सकता। अभय ने अनूप से कहा, मुझे आज भी याद है जब मैंने, आपने और बड़े भैया ने उसे 300 साल पहले देखा था। अनूप ने मुस्कुराते हुए अपने पहले के दिन याद किए, जब शायद उसके चेहरे पर और दिल में नफरत कम और प्यार ज्यादा था। आज से 300 साल पहले, जब दुनिया ऐसी नहीं थी जैसी अब थी। हर एक जमीन के टुकड़े के लिए लोगों के बीच लड़ाइयाँ होती थी। जब अभय रायचंद, अनूप रायचंद और आवृत रायचंद ने इस दुनिया में पहली बार कदम रखा था, अनूप ने अपने हाथ की एक अंगूठी देखी और उसे याद वो दिन आने लगे जिन्हें वो कभी नहीं भूल पाया था। एक कहानी जो उसे कई बार सुनी गई थी, ल्यूसीफर की कहानी। लेकिन उनका क्या जो ल्यूसीफर के साथ बगावत कर चुके थे अपने भगवान के खिलाफ। अनूप कभी भगवान के खिलाफ जाने का नहीं सोच सकता था। ल्यूसीफर का हश्र देखने के बाद शायद किसी की भी ऐसी हिम्मत नहीं थी, इसीलिए उसने और उसके भाइयों ने स्वर्ग की तरफ से हर एक बात मानी। लेकिन एक दिन ऐसा भी आया जब उन्हें भी बगावत करनी पड़ी थी। मुझे याद है जब हम तीनों यहाँ पहली बार आए थे, जब लोगों को हमारे बारे में मालूम नहीं था, जब हम स्वर्ग और इस धरती के बीच में शांति बनाए रखना चाहते थे, और जब एक इंसान ने हमें पहली बार देखा था। अनूप ने अपनी अंगूठी को देखते हुए कहा, उसे आज भी वो दिन बहुत अच्छे से याद था। 300 साल पहले ये इंसानों के बीच हमेशा लड़ाई क्यों होती है? ना समझ अभय ने अपने भाइयों से पूछा। क्योंकि ये इंसान है, इसके अंदर अच्छाई और बुराई दोनों पनपती है मेरे भाई। आवृत ने अपने छोटे भाई के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, हाँ, पर इस दुनिया में प्यार भी मौजूद है। अनूप ने अपने भाई की तरफ मुस्कुराते हुए कहा, पर हम यहाँ क्यों आए भैया? अभय ने अपने भाई से पूछा। क्योंकि तुम दोनों अभी बहुत छोटे हो और तुम दोनों को बहुत चीजें सीखनी है इस दुनिया और अपनी दुनिया के बारे में। आवृत ने अपने भाई को देखते हुए कहा, मुझे तो अभी से नानी की याद आ रही है। अनूप ने धीरे से कहा,
आवृत ने सुना तो वो मुस्कुराते हुए कहने लगा, फिक्र मत करो, हम जल्दी उनके पास जाएंगे। पहले जो हमें काम मिला है वो हम पूरा कर लें। आवृत सबसे बड़ा था। वो उन एंजल्स में से एक था जिन्हें स्वर्ग में एक अच्छी जगह मिली हुई थी। तीनों भाई बहुत सुंदर थे। उनके चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट और एक अलग ही तेज रहता था। आप तीनों कौन हो? एक आवाज उन तीनों को सुनाई देती है और तीनों उस दिशा की ओर मुड़ गए जहाँ से ये आवाज आई थी। एक लड़की उनकी तरफ देख रही थी, लंबे काले बाल और उसका मुस्कुराता चेहरा देख भाइयों को लगा शायद वो भी कोई एंजल होगी, कोई बहुत ही खूबसूरत एंजल। आवृत सोच में पड़ गया था, क्योंकि जब तक वो न चाहे कोई भी उन लोगों को नहीं देख सकता था। भैया, ये तो हमें देख सकती है, दोनों भाइयों ने अपने बड़े भाई के कान में कहा। उस लड़की ने दोबारा पूछा, कौन हो आप लोग? राजा साहब के यहाँ से हो? आपको पता है मेरे पिता जंग से कब लौटेंगे? कुछ ही दिन में, आवृत ने उस लड़की से कहा, और वो तीनों वहाँ से जाने लगे। अजीब था कि कोई एंजल को कैसे देख सकता है। क्या ये उसके इंसानी रूप की वजह से था? अभय की हंसी से अनूप का ध्यान भटक गया और उस याद के बारे में भी वो नहीं सोच पाया। अजीब बात है, जिन लोगों को आज तक कोई हरा नहीं पाया, किसी की वजह से उनके घर से उन्हें ही निकाल दिया गया। कैसे जाने दूं मैं उसे भैया? अनूप ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। घर की याद तो मुझे भी आती है, पर अफसोस हम वहाँ अब कभी नहीं जा सकते। तनीषा को समझाने के बाद राज ने उसे जाने दिया और अकेले ही अपने स्टडी रूम में बैठा रहा। ये बात उसे खाए जा रही थी कि गहन के बारे में राज ने तनीषा को पूरी तरह सच्चाई नहीं बताई थी, पर वो ये सच्चाई नहीं बता सकता था। गहन को देखने के पीछे ये बात नहीं थी कि राज एक अच्छे दर्जे का सुपर ह्यूमन था, बल्कि उसके पीछे की सच्चाई ऐसी थी जिसके बारे में राज उसे नहीं बता सकता था। राज तनीषा को उसकी वो जिंदगी नहीं याद दिला सकता। राज ने एक ड्रॉर खोला और एक मैरिज सर्टिफिकेट को देखकर मुस्कुराने लगा और धीरे से उस पर लिखा नाम पढ़ा, इरा। फिर राज ने अपनी और उस लड़की की तस्वीर देखा जिसमें वो दोनों साथ थे, और अचानक राज को सालों पहले का वो दिन याद आ गया जब दुनिया उसे नहीं जानती थी, और शायद तब से ज्यादा खुशी उसे कभी नहीं मिली थी। सब कुछ था उसके पास, उसके माता पिता, नाना जी और इरा। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कल की ही बात हो, जब उसकी नजर पहली बार उस लड़की पर पड़ी थी। वो मासूम सी लड़की जिसे उसने अपने नाना और पिताजी के साथ उनके ऑफिस में बैठी देखा था। उसके नाना जी और पिता इरा को समझा रहे थे, ये दुनिया बहुत बड़ी है इरा, और ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम दुनिया के हर एक इंसान को मौका दे, ये समझाएं कि ताकतें क्या होती हैं। हाँ इरा, तुम में एक बात है जो तुम्हें अभी नहीं पता है, पर हम जानते हैं कि तुम किस काबिल हो। आज से तुम हमारी निगरानी में रहोगी, हमारे स्पेशल स्कूल में हमारे बेटे राज के साथ। राज के पिता ने इरा से कहा। राज बाहर खड़ा ये सब देख रहा था। तभी उसके पिता की नजर राज पर पड़ी और उन्होंने राज को अंदर आने को कहा। राज बेटा अंदर आओ। राज अंदर आया और इरा उसकी तरफ मुड़ गई। फिर राज के पिता ने राज से कहा, आज से तुम इरा का ध्यान रखोगे, ये तुम्हारी जिम्मेदारी हुई। इरा का इस दुनिया में कोई नहीं है, पर ये बहुत अच्छी और समझदार है। मैं चाहता हूँ कि तुम उसे हर वो चीज सिखाओ जो तुम्हें आती है। उस कमरे की चार दीवारी में शायद कुछ नेक इरादों के साथ राज के प्यार की भी शुरुआत हुई थी। वो दिन याद करके राज की आंखों में आंसू आ गए और फिर उसने अपनी और इरा की तस्वीर को ड्रॉर के अंदर वापस रख दिया और आंखें बंद कर खुद से कहा, मुझे इतनी बड़ी जिंदगी भी शायद नहीं मिलनी थी कि मुझे हर बार एक झूठ का सहारा लेना पड़े तुम्हें हर बार बचाने के लिए। तनीषा अपने कमरे में वापस जाने के बाद सोच रही थी कि आखिर जो कुछ भी राज ने कहा क्या वो सच था। वो एक शैतानी शक्ति से बात कैसे कर सकता था। खैर, उसे भरोसा करना ही था क्योंकि वो अपनी इस नई जिंदगी के बारे में कुछ नहीं जानती थी। पर अगर राज सच कह रहा था तो उसे इस अजीब सी शक्ति से खुद को बचाना होगा और अपने अंदर के इस शक को मारना ही होगा। हालांकि ये आसान नहीं था, पर उसने सोचा कि वो पूरी कोशिश करेगी इस शक्ति से खुद को बचाने की और ये जानने की कि राज ने जो बातें कही थी वो कितनी सच थी। पर तनीषा को नहीं पता था कि जब तक उसके अंदर भरोसा नहीं आएगा तब तक ये ताकतें उसके दिमाग से खेलती रहेंगी, क्योंकि गहन ने इस बार तनीषा के डर को अच्छे से इस्तेमाल करने के बारे में तैयारी कर रखी थी। अतीत के भी अजीब किस्से होते हैं। जब तक कहानी का अंत सामने ना हो, जब तक पता नहीं चलता था कि कौन सा पन्ना कहाँ खुलता है, समझ नहीं आता। ऐसा ही कुछ राज का अतीत था जिसके बारे में किसी को पता नहीं था। सबने राज का वो चेहरा देखा था जो वो दिखाना चाहता था, लेकिन असलियत में राज कौन था वो बहुत कम लोग जानते थे। डॉली अपने कमरे में बैठी हुई थी जब उसे राज का कॉल आया। हेलो राज सर, डॉली ने फोन उठाते हुए कहा। गहन यहाँ आया था कल?
राज ने सीधी बात बताते हुए डॉली से कहा। इस बात से डॉली जरा भी नहीं चौंकी। उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी और उसने कहा, वो तनीषा के लिए ही आया है। मुझे पता है, और मुझे ये भी पता है कि इसके पीछे उन दोनों भाइयों का हाथ है, राज ने डॉली से कहा। मैं इसमें क्या कर सकती हूँ राज सर? डॉली ने राज से पूछा। मुझे गहन को खत्म करना है, हमेशा हमेशा के लिए। कोई जेल नहीं अब, राज ने डॉली से कहा। ये सुनकर डॉली मुस्कुराई। राज ने भले ही किसी इंसान की जान न ली हो, पर वो जिसकी जान लेने की बात कर रहा था वो कोई आम चीज नहीं थी। डॉली को ये बेवकूफी भी लग रही थी, पर यह भी अच्छा लग रहा था कि राज के अंदर की बुराई अभी तक मरी नहीं है। भले ही वो कहीं दबी हुई थी, पर जिंदा थी। बिल्कुल राज सर, मैं इस बात का पता लगाती हूँ आज ही। डॉली की ये बात सुनकर राज ने फोन रख दिया। डॉली राज की बहुत बड़ी ताकत थी, जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता था। वो इंसान नहीं थी और न ही शैतान। वो एक ऐसी आत्मा थी जो कई 100 सालों से इस धरती पर थी। एक ऐसी आत्मा जिसे इंसानों की शरीर की जरूरत पड़ती थी। डॉली ने अपने कमरे से एक वाइन निकाली और उसमें थोड़ा सा खून मिलाकर उसे पीते हुए सोचने लगी, राज के अतीत के उस हिस्से के बारे में जिसे कोई नहीं जानता था। ये लोग काश ये जान पाते कि जिस तनीषा को ये लोग बचा रहे हैं वो सालों से हर एक चीज खत्म करती आई है। डॉली वाइन पीते हुए सोच रही थी। समझ नहीं आता कि उस दिन क्या हुआ था कि इस लड़की के अंदर की हर बुराई सो गई, जैसे ये इंसान कोई और ही हो। डॉली जानती थी कि राज और तनीषा के बीच का प्यार हद से ज्यादा था। एक ऐसा प्यार जिसमें बर्बादी के सिवा कुछ नहीं था, पर वो सवाल नहीं उठा सकती थी। तनीषा का इन सब चीजों में बहुत दिमाग खराब हो चुका था। राज से बात करने के बाद उसे लगा जैसे उसे थोड़ी शांति की जरूरत थी। इस काली शक्ति के बारे में जितना तनीषा सुन रही थी उतना उसका दिमाग खराब हो रहा था। तनीषा ने सोचा कि आज उसे अपनी माँ से मिलना चाहिए। तनीषा अपनी माँ के घर के लिए निकल गई। अपने नाना जी के एक्सीडेंट के बाद वो अपनी माँ से एक बार भी नहीं मिली थी, तो उसने सोचा कि उसे एक बार मिलना चाहिए। तनीषा का आज शूट था नहीं और इंटरव्यू भी परसों था, तो उसने सोचा कि अभी मौका अच्छा था। तनीषा अपने घर गई और दरवाजा खटखटाया। तनीषा की माँ ने दरवाजा खोला और वो अपनी बेटी तनीषा को देखकर खुश हो गई। कैसी हो माँ? तनीषा की माँ से उसने पूछा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, पर तुम बताकर क्यों नहीं आई? अरे मैं सरप्राइज नहीं दे सकती, तनीषा ने हंसते हुए कहा और घर के अंदर आ गई। उसकी माँ हमेशा की तरह पेंटिंग बना रही थी और उनके हाथ और कपड़ों में कलर लगे हुए थे। आपकी आखिरी बार की पेंटिंग सारी बिक गई? तनीषा ने अपनी माँ से खुशी खुशी पूछा। उसकी माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, सागर ने कुछ पेंटिंग्स खरीद ली थी। ओह हाँ, क्या बात है माँ, सागर अंकल, तनीषा ने अपनी माँ को छेड़ते हुए कहा। उम्र का तो लिहाज करो तनीषा, ऐसे कौन छेड़ता है अपनी माँ को? तनीषा की माँ नीता ने उससे कहा। अरे मैंने कहाँ छेड़ा? सागर अंकल वैसे मुझे काफी पसंद है, आपको भी तो वो काफी पसंद करते हैं माँ, तनीषा ने अपनी माँ से कहा। वो सोफे में बैठी और अपनी माँ को देखने लगी। उम्र बहुत हो गई है बेटा, अब तुम्हारे पिता के साथ डिवोर्स के बाद मैंने जब किसी आदमी की तरफ नहीं देखा तो अब क्या ही देखूं? नीता ने पेंटिंग बनाते हुए अपनी बेटी से कहा। प्यार की कोई उम्र नहीं होती माँ, तनीषा ने ड्रामेटिक अंदाज में कहा तो वो हंसने लगी। फिल्मों और असल जिंदगी में फर्क होता है बेटा, तनीषा की माँ ने उससे कहा। तनीषा को अपनी माँ को समझाने का मन तो था कि क्या ही फर्क पड़ता था। उसके पिता ने किसी और के लिए अपने पूरे परिवार को छोड़ दिया था, और अब क्या वो अपनी बाकी जिंदगी ऐसे इंसान की वजह से अकेले गुजारेंगी जिन्हें उनकी कभी फिक्र नहीं थी? पर तनीषा भी ये बात जानती थी कि शायद वो अपनी माँ को समझा दे, पर क्या वो कभी दुनिया को समझा पाएगी? उसकी माँ भी उतने ही प्यार की हकदार थी जितने की लोग होते हैं, तो फिर वो अकेले अपनी जिंदगी क्यों गुजारे? पर शायद असल में उम्र बहुत बड़ी चीज होती है जो सबकी नजर में खुशियों और प्यार को भी छोटा कर देती है। ये सब छोड़ो, तुम अभी अभी आई हो, पहले फ्रेश हो जाओ फिर बात करेंगे, नीता ने तनीषा से कहा। तनीषा ने हाँ में सर हिलाया और अपनी माँ के कमरे की तरफ चली गई। तनीषा की माँ के कमरे में बहुत सारी पेंटिंग्स थी। कुछ देर वो अपने माँ के कमरे को निहारने के बाद नहाने चली गई। तनीषा बाथरूम के अंदर गई और शावर शुरू किया। शावर की वजह से उसने अपनी आंखें बंद की और कुछ देर तक वैसे रहने के बाद उसे लगा जैसे उसके आसपास कोई था। तनीषा ने तुरंत अपनी आंखें खोली, पर वहाँ कोई नहीं होता। तनीषा दोबारा आंखें बंद करती है और उसे लगता है कि उसे कोई छू रहा हो। तनीषा ने डर के मारे अपनी आंखें खोल ली। तनीषा समझ गई कि शायद ये गहन का खेल था। तनीषा जितना भी डर रही थी, उसने सोच लिया था कि अपने डर को काबू करने का शायद एक ही रास्ता हो सकता है, डर को जीने का। तनीषा शावर बंद करती है और अपने शरीर को पोंछकर कपड़े पहनकर कमरे के अंदर आई। अभी इस कमरे में ना राज था और ना ही उसकी माँ, सिर्फ वो अकेली थी। उसके आंखें बंद करने से वो अजीब सा एहसास उससे टकरा सा जाता था। इसीलिए तनीषा समझ गई थी
कि उसे खुद के डर से मिलना होगा, इसीलिए वो सोने के लिए बिस्तर पर लेट गई और चादर ओढ़कर सो गई। आंखें बंद करते ही थोड़ी देर बाद तनीषा नींद की आगोश में थी। वो फिर से खुद उसी जंगल में थी जहाँ उसने पहले भी खुद को देखा था। दूर दूर से आवाजें आ रही थी और दर्द भरी चीखें उसका नाम पुकार रही थी। अंधेरे की वजह से तनीषा को कुछ नहीं दिख रहा था, पर तभी उसे कुछ नजर आया। 2 लोग जो वहाँ खड़े थे और जो इंसान नहीं थे पर बहुत ही डरावने दिख रहे थे, वो वहाँ खड़े हुए थे जैसे वो किसी जगह की रक्षा कर रहे हों। तनीषा को आवाजें सुनकर लगा कि आखिर वो थी कहाँ, और तभी उसे एक आत्मा दिखी जिसका चेहरा उसे नहीं दिखता, पर वो सफेद रंग की आकृति से उसने पूछने का सोचा, क्या आप बता सकती हो मैं कहाँ हूँ? वो आकृति तनीषा की आवाज सुनकर उसकी तरफ बढ़ी। फिर उसने तनीषा से एक अजीब सी धीमी सी आवाज में कहा, ये नरक और धरती के बीच का द्वार है, वो जंगल जहाँ सारी बुरी आत्माएं रहती हैं, या वो आत्माएं जिन्हें धरती, नरक या स्वर्ग कहीं जगह नहीं मिलती। तनीषा को ये सुनकर डर लग रहा था। फिर उसने कहा, क्या आप गहन के बारे में जानती हैं? उसका नाम सुन जैसे वो आकृति बहुत जोर से चिल्लाई और तनीषा ने अपनी आंखें और कान बंद कर लिए। तनीषा ने सपने में जब दोबारा आंखें खोली तो खुद को बाथरूम में पाया, जहाँ गहन की आवाज ने बिल्कुल धीरे से उससे कहा, तुम्हें क्या लगता था तुम मुझसे बच जाओगी? गहन को अपने सामने देख तनीषा काफी डर गई थी। उसके दिमाग जैसे उसे बार बार कह रहा हो कि ये एक सपना था, लेकिन ये सपना उसे कुछ ज्यादा ही असली लग रहा था। तनीषा को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो कभी भी अपने डर से ऐसे आंख मिलाएगी। उस सपने में गहन का चेहरा नहीं था, बस एक काली सी परछाई थी, जैसे वो काली परछाई तनीषा की आंखों में झांक के देख रही हो। तनीषा ने उसे देखते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है कि मैं कमजोर हूँ? मैं डर जाऊंगी, वो भी तुमसे? गहन ने हंसते हुए अपनी डरावनी आवाज में कहा, अच्छी कोशिश थी, मुझे पता है कि तुम कमजोर नहीं हो। तुम्हारे अंदर जो ताकत है वो हर किसी को नसीब नहीं होती, पर तुम्हारी वजह से बहुत कुछ हुआ है। कितने सालों से मुझे कैद रहना पड़ा था। मतलब क्या है तुम्हारा? तनीषा ने गहन से पूछा। ये मैं नहीं बता सकता, पर तुम्हें दिखा जरूर सकता हूँ। क्या तुम्हें जाननी है वो सच्चाई जिस वजह से मैं तुम्हारे पीछे पड़ा हूँ? गहन ने तनीषा से पूछा। क्या मतलब है तुम्हारा? तनीषा को समझ नहीं आया कि गहन क्या कहना चाहता था। उसने तनीषा को देखकर जैसे मुस्कुराया और तनीषा के आंखों के सामने का मंजर जैसे बदल गया हो। तनीषा ने खुद को एक बहुत ही पुराने घर में कैद पाया। ये वक्त कोई और था। उसने वहाँ एक लड़की को देखा जिसने बहुत ही पुराने जमाने के कपड़े पहने थे। उसने अपने छोटे से घर में देखा तो चारों तरफ सिर्फ अजीब सी शीशियां ही शीशियां थी और उनमें कुछ लिखा हुआ था। तभी एक छोटी सी लड़की ने अंदर आकर उस दूसरी लड़की से कहा, सुनो, आज रात माँ ने बुलाया है, हम सबको ध्यान से जंगल की तरफ आ जाना और अपनी शीशियां लेते आना। तनीषा को समझ नहीं आया, पर उसने देखा कि उस दूसरी लड़की ने हाँ में सर हिलाया। उसने अपने कपड़े बदले और फिर वो कुछ शीशियां उठाकर आधी रात में एक जंगल की तरफ बढ़ने लगी। तनीषा भी उस लड़की के पीछे पीछे जा रही थी। तनीषा को खुद नहीं पता था कि ये गहन की कोई चाल थी या और कुछ। और तभी तनीषा को लगा कि जैसे ये रास्ता उसने पहले भी देखा था। वो आगे बढ़ते दूसरी लड़की आगे पीछे देख रही थी और फिर अपने रास्ते की ओर बढ़ने लगी। थोड़ी देर बाद वो एक बहुत ही घने जंगल में पहुंच गई, जहाँ और भी बहुत सारे लोग थे। शायद बहुत सारी लड़कियां और औरतें थी जो आग के बीच में घेरा बनाकर खड़ी थी। ये सब क्या हो रहा है यहाँ? तनीषा ने कहा। वो सबकी तरफ देखने लगी और अचानक से उसकी नजर उस लड़की पर पड़ी जिसके साथ वो आई थी। तनीषा उसे देख हैरान थी। आज की रात हमारे लिए बहुत मायने रखती है। चुड़ैल शब्द का मतलब लोग सिर्फ ये समझते हैं कि हम सिर्फ लोगों का बुरा करते हैं, पर हम एक शक्ति हैं, वो शक्ति जो रात से मिलती है। और आज माँ ने हमें यहाँ बुलाया है। इस गांव में कोई माँ की शक्ति को नहीं समझेगा, और ना ही ये कि आज मैंने माँ के आदेश से बहुत बड़ी चीज की है। तनीषा उस लड़की को बोलते हुए देख रही थी। उस लड़की ने 3 शीशियां निकाली और कहा, मैंने इन शीशियों में 2 सबसे बड़ी ताकत को कैद किया था, गहन और गहना। इन दोनों को कैद करने का मेरा मकसद ये था कि गहन से हमारे दल की बच्चियां बची रहें और गहना से तुम्हारा घर। गहना गहन का ही हिस्सा है, और अगर गहना तुम्हें अपना शिकार बनाती है तो वो शैतान और बुरी शक्तियां तुम्हारे कोख से जन्मेगी। मैंने अपने इस दल को बचाने के लिए माँ की मदद से इन दोनों को कैद किया है, और आज इस जंगल में हम इन्हें रखने वाले हैं। तभी अंधेरे में एक आदमी बाहर आया और सारी औरतों
और लड़कियों ने उसकी तरफ देखकर अपना सर झुका लिया, सिवाय उस लड़की के जिसने गहन और गहना को कैद किया था। वो लड़की मुस्कुरा रही थी और उसने अपने दोनों शीशियों को उस आदमी को दिया और कहा, मैंने अपनी सारी तंत्र विद्या से इन्हें कैद किया है ताकि मेरे दल की लड़कियां सुरक्षित रहें। उस आदमी ने उस लड़की से मुस्कुराते हुए पूछा, ये नरक के सबसे बड़े शैतान हैं, तुम जानती हो ये बात? उस लड़की ने उस आदमी की आंखों में देखते हुए कहा, हाँ, और इनकी जगह नरक में ही है, और अगर उनके लिए वहां से निकलना आसान है तो ये मैं आपको सौंपती हूँ। मुझे पता है कि आप इन दोनों को इस जेल में अच्छे से कैद रखोगे। बिल्कुल, पर बदले में तुम्हें भी कुछ करना होगा, उस आदमी ने उस लड़की से मुस्कुराते हुए कहा। उस लड़की ने अपने हाथ में रखी आखिरी शीशी उस आदमी को दी और कहा, ये मेरा एक और हिस्सा है, आप इस दुनिया के अलावा जिस भी दुनिया में इसे रखना चाहो रख सकते हो। इस हिस्से में जितनी ताकत है उतनी मेरे अंदर भी है, पर अगर आपने गलत इस्तेमाल करने की कोशिश की तो ये हिस्सा बर्बादी ला सकता है। वो आदमी हंसने लगा और कहा, मुझे इस ताकत की जरूरत नहीं होगी, पर मैं जानता हूँ आने वाले वक्त में कई लोगों को जरूर होगी। फिक्र मत करो, मैं इन शैतानों को अपने जेल और तुम्हारे हिस्से को इस दुनिया के एक और हिस्से में छुपा कर रखूंगा। जब वक्त आएगा तुम्हें जरूर इसका फल मिलेगा। अचानक से तनीषा की नींद खुल गई और वो दौड़कर बाथरूम के अंदर चली गई। अपने चेहरे को आईने में देख तनीषा को आज तक इतना अजीब नहीं लगा था। वो सपना जैसे कोई सपना ना हो बल्कि असल जिंदगी हो। वो लड़की जिसने गहन और गहना के बारे में बात की थी, उन शीशियों को उस आदमी को थमाया था, उसका चेहरा तनीषा की आंखों के सामने बार बार घूम रहा था। वो कोई और नहीं बल्कि तनीषा थी। तनीषा को समझ नहीं आया कि ये सपना था या सच। गहन उसे ऐसी चीज क्यों दिखा रहा था, ऐसी अजीब सी चीजें। अब तनीषा को कैसे समझ आएगा कि ये सच था या नहीं? तनीषा वहाँ क्या कर रही थी? जितना तनीषा कुछ भी समझने की कोशिश कर रही थी उतनी ही चीजें उसके लिए उलझती जा रही थी। तनीषा को समझ नहीं आया कि वो इस बात पर किससे बात करे, इसीलिए उसने सबसे पहले तान्या को कॉल किया। हेलो, तान्या ने फोन उठाया। हेलो तान्या, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, तनीषा ने खुद को शांत करते हुए कहा। तान्या भी तनीषा की आवाज सुनकर थोड़ा सा घबरा गई। उसने तनीषा से पूछा, क्या हुआ तनीषा भाभी, आप ठीक तो हो ना? हाँ, वो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तनीषा ने तान्या से कहा। आपने राज सर से बात की है? तान्या ने तनीषा से पूछा। नहीं, अभी उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है, तो तुम उन्हें कुछ मत बताना। तुम मेरी माँ के घर पर आ सकती हो? तान्या से तनीषा ने पूछा। हाँ बिल्कुल, मैं थोड़ी देर में पहुंचती हूँ, तान्या ने तनीषा से कहा। और मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन भी चाहिए है तुमसे, तनीषा ने तान्या से पूछा। हाँ बोलिए, कैसी जानकारी? तान्या ने पूछा। गहन और गहना के बारे में। तनीषा ये कहती है कि तान्या सहम सी गई और फिर उसने बस एक ही जवाब दिया, मैं अभी आती हूँ। तनीषा ने अपनी माँ से पहले ही कह दिया था कि उसकी एक दोस्त आने वाली थी, लेकिन तनीषा को पता नहीं चला कि तान्या कब घर आई। जब तक उसे नीचे से उसकी माँ के साथ किसी और के हंसने की आवाज नहीं आती, उसे भी पता नहीं चलता। तनीषा नीचे गई तो उसने देखा कि नीता और तान्या बातें कर रही थी। मैंने तो कितनी बार कहा है अपनी बेटी से कि अपने दोस्तों को बुलाए, पर कभी ना मुझे मिलने देना है किसी से, न कभी खुद आना है उसे, नीता ने तान्या से बोला। अरे आंटी, आप फिक्र क्यों करती हैं, मैं हूं ना, बिल्कुल कान पकड़कर लेकर आऊंगी आपकी बेटी को, तान्या ने हंसते हुए कहा। कितनी प्यारी हो तुम, मेरी बेटी को भी कुछ सिखा दिया करो। अभी तो मेरी भी उम्र हो रही है, पता नहीं कब भगवान बुला ले, इसकी शादी करा दूं, फिर आराम से रह पाऊंगी, नीता ने एक लंबी सांस लेते हुए कहा। अरे क्या बात कर रही हैं आप आंटी, आप तो तनीषा से भी ज्यादा सुंदर हैं। आपको देखकर कौन ही कहेगा आप तनीषा की माँ हैं, तान्या ने हंसते हुए कहा। तनीषा धीरे से उसकी तरफ आई और तान्या को देखकर हल्का सा मुस्कुराई। मेरे कान खींचने के प्लान बनाए जा रहे हैं, हाँ, तनीषा ने हंसते हुए कहा। तान्या उसे देखकर चुप हो गई। उसे लगा कि तनीषा गुस्सा करेगी, पर फिर तनीषा तान्या की तरफ देखकर मुस्कुराई तो वो समझ गई कि उन दोनों के बीच में सब ठीक था। बेटा, तुम्हारी इतनी अच्छी दोस्त है, कभी मिलवाया क्यों नहीं, नीता ने तान्या के सर पर हाथ रखते हुए कहा। यही शहर में नहीं थी पहले माँ। अच्छा ठीक है, मैं अभी तान्या को ऊपर लेकर जाती हूँ, बाकी मैं बाद में बताऊंगी इसके बारे में, तनीषा ने अपनी माँ से कहा और तान्या को कमरे में लेकर गई। तनीषा और तान्या ऊपर कमरे में चले गए। फिर तनीषा ने कमरे का दरवाजा बंद किया और फिर तान्या ने तनीषा से पूछा, मुझे बताइए क्या हुआ है? तनीषा ने उसे गहन से जुड़े सपनों के बारे में बताया, वो सपने जो उसे डरा रहे थे, और ये भी कि राज ने तनीषा और गहन को बात करते हुए भी देखा था। तान्या ये सब सुनकर काफी डर गई। उसने तनीषा से कहा, आपको पता है गहन और गहना कौन है? नहीं, मुझे कुछ खास नहीं पता, तनीषा ने कहा। तान्या ने एक लंबी सांस ली और कहा, मैं बताती हूँ। गहन और गहना नरक के सबसे शक्तिशाली राक्षस माने जाते हैं। सदियों से वो इंसानों की नींद का फायदा उठाकर उनके दिमाग से खेलते थे और कभी कभी ये शैतान उनके जिस्मों को भी नहीं छोड़ते थे।
आपने जिस औरत को सपने में देखा था वो बहुत ही शक्तिशाली औरत थी। सदियों पहले जब लोगों को लगता था कि काली शक्तियां बुरी होती हैं, तब उस औरत ने काली शक्तियों का इस्तेमाल सबकी भलाई के लिए किया था। चुड़ैल की दल की वो पुजारन थी। लोग उसे काली शक्तियों की राजकुमारी कहते थे। बहुत ही शक्तिशाली पुजारन, जिसने चुड़ैल और तंत्र विद्या को लोगों के सामने अच्छा बनाया था। कितनी शक्तिशाली? तनीषा ने तान्या से पूछा। उसने नरक के इन 2 राक्षसों को कैद किया, और सिर्फ उन्हें ही नहीं बल्कि कई राक्षसों को। उसने अपने शरीर और रूह का हिस्सा भी नरक और स्वर्ग के बीच रहने वाले सबसे शक्तिशाली परिवार को दे दिया था। ऐसा कहा जाता है कि उस आदमी ने उस पुजारन का वो हिस्सा हमारे पैरेलल वर्ल्ड में रखा है, इंसानी शरीर में। उस पुजारन के पास ऐसी ताकतें हैं जो शायद ही किसी भी तांत्रिक के पास नहीं हो सकती। उसके पास बहुत जिंदगियां हैं और उसकी ताकतें दोनों दुनिया को हिला सकती हैं। इसीलिए शायद उसने अपने शक्तियों को बांट कर रख दिया था। तनीषा ये सब सुनकर हैरान थी। उस पुजारन की जगह उसने खुद का चेहरा देखा था। क्या यही वजह थी कि गहन उसके पीछे पड़ा था? गहन को हराने का कोई और तरीका होगा? तनीषा ने तान्या से पूछा। हाँ, पर ये सिर्फ वही पुजारन जानती थी, और वो सदियों पहले की बात है। पर मैं इसके बारे में पता लगाती हूँ, तान्या ने तनीषा से कहा। तान्या, मुझे एक बात बताना, तुम्हें ये सब कैसे पता? तनीषा ने तान्या से पूछा। तान्या को समझ नहीं आया कि वो क्या जवाब दे। उसने सिर झुकाकर कहा, क्योंकि मैं उनके दल की थी, और उस दल के किसी भी चुड़ैल की जिंदगी उनके मर्जी के बिना खत्म नहीं हो सकती। तनीषा ये सुनकर दंग रह गई। उसे याद आया कि उस सपने में वो दरवाजा एक बच्ची ने खोला था। इसका मतलब तान्या ही वो बच्ची है।